रात का वक्त था। एक लड़का अपने बेड पर सो रहा था। उसके चेहरे पर बहुत तनाव दिख रहा था। अभी उसे किसी लड़की के गाने की आवाज सुनाई देती है। हमारी ये अधूरी कहानी, हमारी ये अधूरी कहानी। वह गाना बार बार उसके गानों में गूंज रहा था और वह परेशान होकर या यूं कहें कि कुछ घबराकर उठकर बैठ जाता है और तेज तेज सांसें लेने लगता है। वह पानी का ग्लास उठाता है, लेकिन उसमें उसे किसी लड़की की परछाई दिखती है जो रो रही थी। उसके हाथ से गिलास छूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। तभी दरवाजे पर कोई आता है। क्या हुआ साहिल? कुछ नहीं माँ, बस पानी का गिलास छूट गया हाथ से और टूट गया। कोई बात नहीं बेटा, मैं साफ कर दूंगी। लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है? पिछले 3 महीने से देख रही हूं तुम इतने बुझे बुझे से रहते हो, ना ज्यादा किसी से बात करते हो ना ही सुनते हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ माँ, आपको ऐसे ही लग रहा होगा। कोई परेशानी नहीं है। 2 बज रहे हैं रात के, काफी देर हो गई है। आप भी सो जाइए जाकर। तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन तुम जब चाहे तब आकर मुझसे बात कर सकते हो। साहिल हाँ में सिर हिला देता है। अगली सुबह साहिल कॉलेज पहुंचता है, जहां सौम्या गेट के पास उसका इंतजार कर रही थी। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। वो रात को थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए लेट हो गया। चलो चलो अब जल्दी चलो। वे दोनों जाने लगते हैं। तभी साहिल की नजर एक बेंच पर पड़ती है। वहां उसे एक लड़का लड़की बैठे दिखते हैं। लड़का अपने हाथों से लड़की को चॉकलेट खिला रहा था। उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। साहिल, साहिल। वह चौंक जाता है और सौम्या की तरफ देखता है। वो बेंच की तरफ इशारा करते हुए दोबारा से बेंच की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं है वहां। मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तुम्हारी हालत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। चलो अब जल्दी क्लास में चलते हैं। उनके जाते ही बेंच पर फिर वही परछाई दिखने लगती है। कॉलेज खत्म होने के बाद साहिल घर आ जाता है और सीधे अपने रूम में चला जाता है। वह अपनी अलमारी से एक एल्बम निकालता है जिसमें लड़की की फोटो होती है। वह फोटो को एल्बम से निकाल लेता है और फोटो के लिए बेड पर लेट जाता है और धीरे धीरे उसके अतीत के पन्ने उसकी आंखों के सामने पलटने शुरू हो जाते हैं। हमें एक कॉलेज दिखता है जिसका कैंपस काफी सारे स्टूडेंट से भरा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज पहला दिन है कॉलेज का। चारों तरफ हर कोई किसी न किसी से बात कर रहा था। कोई अपना स्कूल का वक्त बता रहा था तो कोई कॉलेज में क्या क्या करेंगे यह बता रहा था। तभी हमारी नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर आकर ठहर जाती है। वह कोने में सलवार कमीज पहने चुपचाप हाथ में बुक लिए डरी हुई सी खड़ी थी, अपने आसपास के शोरगुल से एकदम अलग। न जाने किस बात का डर था उसे। तभी एक लड़का लड़की आपस में मस्ती करते हुए वहां से निकलते हैं। साहिल के बच्चे रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। अच्छा, फिर बता। साहिल उस लड़की के सामने से भागता हुआ निकलता है और एकदम से रुक जाता है और उसे देखने लगता है। क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? उसकी जुबान लड़खड़ा रही होती है। मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रही। तब तक साहिल के साथ जो लड़की थी वह भी वहां आ जाती है। क्या हुआ साहिल? देखना सौम्या, ये यहाँ खड़ी थी। मुझे कुछ परेशान लगी तो बस वही पूछ रहा था। हाय, आई एम सौम्या। आई एम साहिल, 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, यानी कि आपका सीनियर। और आप? वह लड़की उन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, सिमरन। साहिल अचानक से आंख खोलता है। उसके कानों में सिमरन नाम गूंज रहा था। वह पास रखी टेबल से ग्लास उठाकर पानी पीता है। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था उस कमरे में और ना जाने कब तक पसरा रहता अगर उसका फोन ना बजता। तो साहिल कॉल रिसीव करता है। हेलो साहिल। हाँ बोलो। मैंने आज शाम का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लिया है तुम्हारे लिए। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मैं क्या पागल लगता हूँ तुम्हें? अभी तक तो नहीं हुए हो, लेकिन जिस तरह से तुम जा रहे हो ना, मुझे वह दिन दूर नहीं लगता।
अब वह नहीं है। तुम इस बात को मान क्यों नहीं लेते हो? मैं फोन रख रहा हूँ सौम्या। तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, यह पागलपन तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा एक दिन। और वह फोन काट देती है। साहिल भी कमरे से बाहर चला जाता है खाना खाने। उसकी माँ उसे खाना परोस रही होती है। आज खाने में क्या है माँ? बैंगन का भरता है। साहिल के कान में अचानक से कुछ आवाजें गूंजने लगती हैं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं खाने में। क्या? साहिल एकदम चौंकते हुए होश में आता है। उसे बहुत पसीना आ रहा होता है। क्या हुआ बेटा, और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? साहिल बिना कुछ बोले वॉशरूम में चला जाता है। वह मुंह धो ही रहा होता है, उसे शीशे में फिर सिमरन की परछाई दिखती है, जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह पलटकर देखता है तो कोई नहीं होता। वह भागते हुए बाहर आ जाता है। साहिल सौम्या को फोन मिलाता है। कितने बजे चलना है डॉक्टर के पास? तो आखिर मान ही ली ना तुमने मेरी बात। 7 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी, फिर साथ में चलेंगे। शाम को सौम्या साहिल के घर आती है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। वह साहिल अपने कमरे में है। ठीक है आंटी। वह साहिल के कमरे में जाने लगती है। बेटा 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी आंटी कहिए ना। साहिल कुछ दिनों से बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा है। ना किसी से ज्यादा बात करता है, ना मिलता है, बस अपने आप में ही गुम रहता है। तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? नहीं आंटी, मुझे तो कुछ नहीं पता। बेटा प्लीज, तुम उसकी बहुत अच्छी दोस्त हो, तुम एक बार बात करके देखो। जी आंटी। सौम्या साहिल के कमरे में जाती है। साहिल सिमरन की तस्वीर हाथ में पकड़े खड़ा होता है। सौम्या यह देख लेती है। सौम्या उसके हाथ से वह तस्वीर ले लेती है और साहिल को गुस्से से देखती है। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? होश में तो हो। चलो। दोनों डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर खड़े होते हैं और अंदर चले जाते हैं। तभी दूर सिमरन की आत्मा खड़ी थी और वह रोते हुए गाना गा रही थी। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। यस मिस्टर साहिल, मिस सौम्या से मेरी बात हुई थी आपके केस को लेकर। जी वो मुझे आजकल नींद नहीं आती है ठीक से और थकान भी महसूस होती है। क्या कोई ऐसी बात है जो आपने अपने अंदर छुपा रखी है या आप बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रही हैं? वो सौम्या बीच में बोलते हुए, डॉक्टर इसे दिन भर कुछ ना कुछ सोचने की आदत है, इसी वजह से खुद को एकदम बीमार कर लेता है। ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन देता हूँ आपको, इन्हें लीजिए और 1 हफ्ते बाद फिर से आइएगा, तब हम आगे बात करेंगे। ओके डॉक्टर, थैंक यू। तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। डॉक्टर बीमारी का इलाज कर सकता है, पागलपन का नहीं। सिमरन 3 महीने पहले मर चुकी है, वह अब नहीं है, समझे तुम? जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा और बाकी सबके लिए भी, समझे? वे वहां से गुस्से में चली जाती है साहिल को छोड़कर। साहिल आसमान की तरफ देखता है और वह भी चलने लगता है। पीछे से सिर्फ सिमरन खड़ी होती है और रोते हुए गाना गा रही होती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ऐसा क्या है जो साहिल को यूं बेचैन कर रहा है? कौन सा राज दफन है उसके अतीत के पन्नों में जो ना तो उसे जीने दे रहा है ना मरने? और कौन सी कहानी अधूरी है जिसे सिमरन पूरा करने आई है? साहिल काफी देर से अपने घर पहुंचता है। इतनी देर कहाँ लग गई बेटा? कुछ नहीं माँ, बस यूं ही थोड़ी देर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। जा बेटा, थोड़ा आराम कर ले जाके। साहिल अपने कमरे की खिड़की पर जाकर खड़ा हो जाता है। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे खिड़की से बाहर एक लड़की की परछाई दिखती है जो गाना गा रही होती है। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। वो घबराकर खिड़की बंद कर लेता है और खिड़की के सहारे ही टेक लगाकर खड़ा हो जाता है और अपने अतीत के पन्नों को एक बार दोबारा पलटने लगता है। सिमरन, नाम तो काफी अच्छा है आपका। मैं चलती हूँ। शो, बाय द वे मिस सिमरन,
अगर आपको यहाँ कॉलेज में कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे कह सकती हैं। सिमरन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। अगले दिन कैंटीन में सीनियर्स अपने जूनियर्स की रैगिंग कर रहे थे। साहिल और सौम्या भी वही थे। सिमरन भी वहीं आ जाती है। साहिल सिमरन की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, इससे सवाल मैं पूछूंगा। साहिल सिमरन के पास आकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। मिस सिमरन। सिमरन घबराई हुई नजरों से उसे देखती है। उसके होंठ कांप रहे होते हैं। अरे आप तो अभी से इतना घबरा रही हैं। अभी तो मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं है। सिमरन चुपचाप खड़ी रहती है। चलो कुछ मत करो, बस अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी फैमिली के बारे में बताओ। परिवार का नाम सुनते ही सिमरन के पसीने छूटने लगते हैं। एक सीनियर उसे देखकर बोलता है, मुंह में जबान तो है ना? स्टॉप इट गाइस, देख नहीं रहे उसकी क्या हालत हो रही है? वो सिमरन की तरफ देखकर बोलता है, घबराओ नहीं, आराम से बताओ। सिमरन बहुत धीमी और लड़खड़ाती आवाज में बोलती है, मेरा नाम सिमरन है, मैं आजमगढ़ से हूँ। अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ, कौन कौन है परिवार में? वो मेरे परिवार में। वो अचानक से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे इससे क्या हुआ? छोड़ ना, चल बाकी सबसे बात करते हैं। उनका कॉलेज ऐसे ही चल रहा था। सिमरन अक्सर साहिल से टकरा जाया करती थी, लेकिन कभी भी कोई बात नहीं करती थी। हमेशा एक डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई देता था। एक दिन कॉलेज की छुट्टी होने के बाद साहिल अपने बाइक से घर जा रहा होता है। तभी उसे सिमरन एक पेड़ के पीछे छुपी हुई दिखती है। वो सामने देखता है तो दो आदमी उसे इधर उधर ढूंढ रहे होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसमें से एक आदमी साहिल के पास आता है। आदमी वो उसे सिमरन की फोटो दिखाते हुए पूछता है, इस लड़की को तुमने कहीं देखा है? नहीं। थोड़ी देर सिमरन को ढूंढने के बाद वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। सिमरन अभी भी वहीं छुपी हुई थी। साहिल पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। सिमरन बहुत घबरा जाती है। वो पलट कर देखती है तो वहाँ साहिल खड़ा था। ये जो दो आदमी तुम्हें ढूंढ रहे थे, ये कौन थे? सिमरन बिना जवाब दिए जाने लगती है। साहिल उसका हाथ पकड़ लेता है। देखो, एक बार तुम बच गई, जरूरी नहीं है कि तुम बार बार बच जाओ। बेहतर होगा अभी तुम मेरे साथ चलो। सिमरन उसकी तरफ देखती है और फिर उसके साथ चलने लगती है। अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लो, वरना कोई पहचान लेगा तुम्हें। सिमरन अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध लेती है। साहिल उसे अपने घर ले आता है। साहिल के घर पर बस वो और उसकी माँ रहती थी। उसकी माँ उस वक्त घर पर नहीं थी। सिमरन सोफे पर बैठ जाती है। साहिल उसे पानी देता है। अब बताओ, कौन थे वो लोग और तुम उनसे इस तरह से क्यों छुप रही थी? सिमरन पहले उसे देखती है, फिर सामने देखने लगती है। मेरी ताऊजी के बेटे। क्या? तो फिर तुम उन लोगों से छुप क्यों रही थी? क्योंकि मैं घर से भाग कर आई हूँ। और तुम्हारे पेरेंट्स? नहीं है। शुरू से बताओ कि आखिर बात क्या है। वो खड़ी होती है और बताना शुरू करती है। मैं आजमगढ़ के गांव बथालगंज के जमींदार की बेटी हूँ। मेरे परिवार में माँ, पापा, ताऊजी, ताईजी और उनके 2 बेटे हैं। मैं अपने माँ पापा की इकलौती बेटी हूँ। ताऊजी को नशा करने की आदत थी, इसलिए दादाजी ने मेरे पापा को अपनी जायदाद का वारिस बना दिया। ये बात ताऊजी और उनके परिवार को अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो चुप रह गए। मेरे माँ पापा ने उन्हें और उनके परिवार को सम्मान देने में कभी कोई कमी नहीं रखी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क हादसे में मेरे पापा की मौत हो गई। उस दिन ताऊजी और उनके परिवार ने अपने असली रंग दिखाना शुरू कर दिए और वो रोने लगती है। वो लोग मुझे और मेरी माँ को बहुत तंग करते थे। वो मेरी माँ से वसीयत लेना चाहते थे, क्योंकि मेरे पापा ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा उनके बेटों के नाम और बचा हुआ आधा मेरे नाम कर दिया था। लेकिन सच ही कहा है किसी ने, लालच बुरी बला है। उन्हें मेरा आधा हिस्सा भी चाहिए था, इसलिए एक दिन उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। साहिल ये सुनकर हैरान था, लेकिन मेरी माँ ने जाते जाते असली वसीयत मुझे देकर वहां से भगा दिया, इसलिए वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। लेकिन तुम यहाँ नैनीताल कैसे पहुंची? शुरू से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए मैं इंटरनेट पर कॉलेजेस वगैरह सर्च किया करती थी। जब से ताऊजी के अत्याचार हम पर बढ़ गए थे, तब मैंने यहाँ के कॉलेज में अप्लाई कर दिया था। सोचा था माँ को लेकर यहाँ आ जाऊंगी और पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी उन लोगों के खिलाफ, पर जैसा हम चाहते हैं वैसा हो जाए ये जरूरी तो नहीं ना। वो लोग मेरे पीछे उसी वसीयत की वजह से पड़े हैं। वो मुझे मारकर सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता कि तुम यहाँ हो? रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से मैंने काठ गोदाम की टिकट ली थी, तो जाहिर सी बात है कि इधर के ही इस इलाके में होंगी। काफी ढूंढने के बाद उन्हें पता लग गया कि मैं यहाँ नैनीताल में हूँ। अब तुमने क्या सोचा है?
पता नहीं, कुछ नहीं सोचा। तुम आजकल रह कहाँ रही हो? कॉलेज के पास ही एक कमरा किराए पर लिया हुआ था। आज उन्हें उसी का पता चल गया, तभी तो वो आज मुझे ढूंढते हुए आ गए हैं। अब तुम कहाँ जाओगी? नहीं पता। साहिल सौम्या को कॉल करता है। हाँ साहिल। साहिल सौम्या को सारी बात बताता है। क्या तुम सिमरन को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे सकती हो? ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी मम्मी पापा को बता देती हूँ। ओके। वो फोन रख देता है। अरे ये तुमने क्या किया? मैं सौम्या के घर कैसे रह सकती हूँ? मेरी वजह से वो भी प्रॉब्लम में आ सकती है। डोंट वरी, सौम्या के पापा पुलिस में है, तो तुम्हारे ताऊजी उनसे पंगा लेने की गलती नहीं करेंगे। थैंक्स। यू आर वेलकम फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स। साहिल सिमरन को सौम्या के घर ले जाता है। आओ बेटा, सौम्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। थैंक यू अंकल। आओ सिमरन, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा। सौम्या सिमरन को एक कमरे में ले जाती है। थैंक यू सो मच। मेरा सामान? डोंट वरी, हम कल सुबह जाकर ले आएंगे, मैंने पापा से ऑलरेडी बात कर ली है। थैंक्स। चलो अब तुम आराम कर लो, मैं चलती हूँ। ओके। साहिल भी होश में आता है। वो सोचते सोचते खिड़की के पास ही जमीन पर बैठ गया था। अचानक से कमरे का टीवी ऑन हो जाता है और उसमें गाना बजने लगता है। वो पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है, लेकिन उसमें पानी नहीं होता। वो ग्लास वहीं रख देता है और टीवी बंद करने चला जाता है। जब वो पलटकर देखता है तो पानी का ग्लास भरा हुआ था। वो घबराकर चारों तरफ देखता है। उसे टीवी में सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। लगभग 2 घंटे बाद उसे अपने पास कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे उसकी आंख खुलती है। उसकी माँ उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया था तुझे? कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ। वो उसे गले लगा लेती है। साहिल फिर से टीवी की तरफ देखता है। उसे कोई नहीं दिखता। वो एक राहत की सांस लेता है। तभी हम देखते हैं सिमरन की परछाई उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी है और उसे देखी जा रही है। सिमरन को तो साहिल, सौम्या और उसके पापा तीनों का साथ मिल गया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक इंसान को अपना शरीर छोड़ना पड़ गया और उसकी आत्मा आज भी भटक रही है और अपनी मंजिल ढूंढ रही है। साहिल अपने कमरे में सो रहा होता है और नींद उसे एक बार फिर बीती यादों के समुद्र में बहाकर ले गई। अगले दिन कॉलेज में सिमरन सौम्या के साथ आती है। साहिल भी उन्हें गेट पर मिल जाता है। हाय। हाय डूड। हाय। अरे वाह, आज सूरज किधर से निकला है? तुम मुस्कुरा रही हो। मैं चलती हूँ, मेरी क्लास शुरू होने वाली है। ओके। क्लास खत्म होने के बाद मिलते हैं। हाँ। और सिमरन चली जाती है। साहिल और सौम्या भी चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद साहिल और सौम्या कॉरिडोर में आते हैं तो उन्हें नोटिस बोर्ड के पास काफी हलचल नजर आती है। अरे वाह, ऐसा क्या है जो इतनी भीड़ है? तुम्हें नहीं पता, फ्रेशर्स पार्टी होने वाली है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। तब तक सिमरन भी आ जाती है। अरे सिमरन, तुम क्या खास करने वाली हो? खास मतलब? अरे मतलब फ्रेशर्स पार्टी है ना, तो सारे फ्रेशर्स कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर करेंगे। तुमने कुछ सोचा है? मैं आऊंगी ही नहीं। क्या? साहिल और सौम्या दोनों उसे देखने लगते हैं। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मुझे भीड़ में बहुत घबराहट होती है और मैं नर्वस भी हो जाती हूँ, इसलिए मैं नहीं आ रही। ये कहकर वो चली जाती है। साहिल भी उसके पीछे आता है। अरे सिमरन रुको तो। वो दोनों कॉलेज से बाहर रोड पर आ जाते हैं और साथ चलने लगते हैं। अच्छा, किसी और को ना सही, मुझे तो बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है। बताओ ना प्लीज। मुझे पता है तुम लोगों के साथ ज्यादा घुल मिल नहीं पाती, पर हम तो दोस्त है ना? हाँ। तो फिर बताओ। मुझे ना गाना गाना बहुत पसंद है। रियली? हाँ। तो फिर कुछ गा के सुनाओ ना। अभी यहाँ? जिस चीज से हमें खुशी मिलती है उसे करने में कैसी झिझक? पर चलो अपने लिए ना सही, मेरे लिए गा दो। क्या तुम मेरे लिए गाओगी? अपनी दोस्त से मैं इतना मांग सकता हूँ ना? ठीक है। साहिल पेड़ के सहारे टिककर खड़ा हो जाता है। सिमरन भी पेड़ की दूसरी साइड टिककर खड़ी हो जाती है और आंखें बंद करके गाना शुरू करती है। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। मैं जान ये वार दूं, हर जीत भी हार दूं, कीमत हो कोई तुझे बेइंतहा प्यार दूं। सारी हदें मेरी अब मैंने तोड़ दी, देकर मुझे
मुझे पता, आवारगी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। क्या आवाज है तुम्हारी, मतलब जादू सा है एकदम। थैंक यू। तब तक पीछे से सौम्या दौड़ती हुई आ जाती है। क्या यार, तुम लोग मुझे वहीं छोड़कर इतनी दूर निकल आए? वो बात करते हुए आए तो पता ही नहीं चला। कोई नहीं, अब हम लोग घर निकलते हैं। चले सिमरन? हाँ चलो। सिमरन आगे जाते हुए पलटकर देखती है, साहिल वहीं खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। वो उसके पलटने पर बाय करता है और वो मुस्कुराकर चली जाती है। रात हो गई थी। सिमरन अपने बेड पर लेटी आज जो कुछ हुआ वो सोचकर मुस्कुरा रही थी। वो अपने आप में कुछ बदलाव सा महसूस कर रही थी। दूसरी तरफ साहिल का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो सिमरन को कॉल करता है। हेलो। हाय, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस टाइम फोन किया तुमने, कोई काम था? नहीं, काम तो नहीं था, बस ऐसे ही किया। चलो फिर ठीक है, कल कॉलेज में मिलते हैं। ओके। वो फोन रखने लगती है कि तभी साहिल बोलता है। सिमरन। हाँ? अगर तुम फ्रेशर्स में गाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बाय। बाय। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और फ्रेशर्स पार्टी का दिन आता है। सिमरन अभी तक पार्टी में नहीं आई थी। साहिल और सौम्या पार्टी में ही थे। पार्टी जोर शोर से चल रही थी। तभी एकदम लाइट्स बंद हो जाती हैं और स्पॉटलाइट एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सिमरन ही थी। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुझे तेरी ओर चलने लगे। हाँ हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुझे तेरी ओर चलने लगे। हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। गाना खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगता है। सिमरन अपनी आंखें खोलती है और साहिल और सौम्या के पास आ जाती है। वाओ, तुम इतना अच्छा गाती हो और मुझे पता भी नहीं। कमाल है। और क्या क्या छुपा रखा है अपने अंदर? ये तो बस ऐसे ही। फ्रेशर्स पार्टी खत्म हो जाती है। सिमरन मिस फ्रेशर और उसी के बैच का लड़का रोहन वो मिस फ्रेशर बन जाते हैं। वक्त के साथ साहिल और सिमरन नजदीक आने लगे। सिमरन पढ़ाई में भी काफी अच्छी थी। कॉलेज में कल्चरल सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन हो रहा था। साहिल चाहता था कि सिमरन भी खड़ी हो, लेकिन वो मना कर। सिमरन, तुम क्यों इलेक्शन में खड़ी नहीं होना चाहती? तुम तो पढ़ाई में भी इतनी अच्छी हो और बाकी एक्टिविटीज में भी। साहिल, तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम जानती हो ना, मैं भीड़ देखकर नर्वस हो जाती हूँ, उन्हें फेस नहीं कर पाती। अच्छा, अगर ऐसा है तो फ्रेशर्स वाले दिन कैसे तुमने सबके सामने गाना गा लिया? अरे पर वो तो मेरे लिए था, है ना? सिमरन नजरें चुराने लगती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, शायद तुम जानती हो। आई लव यू। सिमरन उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आई लव यू टू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। सिमरन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें लोगों के सामने आने से डर लगता है, लेकिन हमेशा से मैं ऐसी नहीं थी साहिल। मैं भी बाकी सबकी तरह ही थी, एक खुश मिजाज लड़की,
मुझे हालातों ने ऐसा बना दिया। जिस दिन मेरी माँ को जलाया गया था, उस दिन एक तरफ जैसे जैसे वो जल रही थी, मेरे अंदर भी बहुत कुछ खत्म होता जा रहा था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन सारी जिंदगी एक हादसे की याद के साथ तो नहीं बिताई जा सकती ना सिमरन। वक्त आ गया है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी की तकलीफों से बाहर निकलो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस इलेक्शन में खड़ी हो जाओ और जीतो भी। होगी ना? सिमरन हाँ में सिर हिलाती है। उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। उस दिन सिमरन, साहिल, सौम्या और उसके दोस्त सब जोर शोर से इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। सबका साथ पाकर सिमरन का खोया हुआ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वापस आने लगता है। इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम उसने इतनी अच्छी स्पीच दी थी कि स्टूडेंट्स उससे काफी ज्यादा इंप्रेस थे। वो एक बार फिर से जिंदगी खुलकर जीने लग गई थी और साहिल के साथ से उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत बन गई थी। इन्हीं सब के बीच इलेक्शन हो जाते हैं और सिमरन ने काफी अच्छे अंतर से इलेक्शन जीत लिया था। साहिल और सिमरन एक बेंच पर बैठे हुए थे। कांग्रेचुलेशंस मैडम। थैंक यू। ये सब तुम्हारे साथ के बिना कभी पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वक्त ऐसे ही बीतने लगा। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि सिमरन ये भूल चुकी थी कि उसकी बीती जिंदगी का साया आज भी उसके सर पर मंडरा रहा है। एक दिन वो कॉलेज से घर जा रही थी कि एक काले रंग की गाड़ी उसके आगे आकर रुकती है। उसमें से दो लोग निकलते हैं और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल देते हैं। कौन है तुम लोग और यहाँ क्या ये क्या लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो। साहिल, साहिल। साहिल अचानक से चौंक कर बैठ जाता है। जब जिंदगी में सब इतना खूबसूरत चल रहा था, तो ऐसे कौन सा तूफान इसकी जिंदगी में आया जो सिमरन को अपने साथ बहा कर ले गया। साहिल अगले दिन कॉलेज जाता है। अब ठीक हो तुम? हाँ। चलो क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में जाने लगते हैं। तभी उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जहां सिमरन का पोस्टर आधा फटा हुआ चिपका था। ये पोस्टर इलेक्शन टाइम का था। उस पोस्टर के सामने खड़े होकर दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। इसकी कहानी भी अजीब ही रही। हवा के झोंके की तरह आई और ना जाने एक दिन कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता ही नहीं। सही कह रहा है यार। साहिल तो सिमरन से प्यार करता था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता कि अचानक से ये कहाँ चली गई। हाँ, वो बेचारा भी कितना गुमसुम हो गया है इसके जाने के बाद। चल क्लास में चलते हैं। साहिल और सौम्या ये सब सुन रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और क्लास में चले जाते हैं। तभी हमारी नजर उस पोस्टर पर पड़ती है जहाँ सिमरन की परछाई रो रही थी। साहिल और सौम्या क्लास में पहुँचते हैं जहाँ उनकी टीचर पहले से पढ़ा रही होती है। तभी साहिल टीचर के पीछे सिमरन की रोती हुई परछाई दिखती है और उसके कानों में हमारी अधूरी कहानी गाना गूंजने लगता है। वो दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लेता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। साहिल, व्हाट हैपेंड? मैम, वो टीचर पीछे पलटकर देखती है लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता, पर साहिल को लगातार सिमरन दिख रही थी। वो भागते हुए वहां से चला जाता है और सीधा अपने घर पर आकर रुकता है। क्या हुआ बेटा? वो उनके गले लग जाता है। हुआ क्या है बेटा, ये तो बताओ। साहिल उनसे अलग होकर घर में भगवान जी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर में वो सीधा अपने कमरे में चला जाता है जहां अतीत का समंदर फिर उसे अपने साथ बहा ले जाता है। सिमरन को दो लोग किडनैप करके अपने साथ ले गए थे। दूसरी तरफ जब सौम्या घर पहुंचती है तो उसे वहां सिमरन नहीं मिलती। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब वो नहीं आती तो वो साहिल को फोन मिलाती है। हेलो साहिल, सिमरन तेरे साथ है क्या? नहीं तो, आज तो वो कॉलेज से जल्दी ही निकल गई थी। लेकिन वो अभी तक घर नहीं पहुंची। क्यों, क्या हुआ? रुको, मैं भी उसका फोन ट्राई करता हूँ। साहिल उसका फोन काट कर सिमरन का फोन ट्राई करता है, लेकिन काफी बार ट्राई करने पर भी फोन नहीं उठता। वो फिर से सौम्या को फोन करता है। यार, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। इतनी बार फोन करने के बाद भी पिक नहीं हुआ। मुझे भी टेंशन हो रही है। खैर, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रह सकते। मैं अभी पापा से बात करती हूँ, तू भी यहीं आ जा। ठीक है। साहिल सौम्या के घर आ जाता है। सौम्या भी तब तक अपने पापा को सब बता देती है। तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने अपनी टीम को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है। मैं खुद भी जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग मुझे ये बताओ कि उसने तुम लोगों को कुछ बताया था कि कहाँ जा रही है? नहीं अंकल, उसकी क्लास आज जल्दी खत्म हो गई थी, तो इसलिए वो घर जल्दी जाने के लिए कह रही थी। कहीं उसके परिवार वालों ने तो कुछ? मुझे भी ऐसा ही लगता है। खैर, तुम लोग चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा।
सौम्या के पापा सिमरन को ढूंढने चले जाते हैं। साहिल और सौम्या भी उनके साथ जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक अंधेरे कमरे में सिमरन कुर्सी से बंधी हुई बैठी थी। आखिर कौन हो तुम लोग और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी एक आवाज आती है। अच्छा, हम कौन है? इतनी जल्दी भूल गई हमें तू? वो आवाज सुनकर सिमरन के होश उड़ जाते हैं। सिमरन के दोनों भाई उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता? शर्मिंदगी नहीं महसूस होती? लगता है, बहुत बुरा लगता है, लेकिन तू भी तो हमारी बात नहीं समझती। तू हमें वो वसीयत दे दे, फिर हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, हमें भी ये सब करना कहाँ अच्छा लगता है। तू हमारी बात मान ले, फिर हम भी तुझे अच्छे भाइयों की तरह शादी करके विदा कर देंगे। वो दोनों हंसने लगते हैं। सिमरन उन दोनों को नफरत भरी निगाहों से देखती है। इतना लालच, छी! अपना हिस्सा मिलने के बाद भी ये हरकतें। अरे भाई तो बहन के रक्षक होते हैं, लेकिन आप लोग तो भक्षक से भी गए गुजरे हो। हम यहाँ तेरा कोई भाषण सुनने नहीं आए, समझी? सीधे सीधे हमें वो वसीयत दे दे, वरना हमें अपनी बात मनवानी आती है और ये तू अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ सौम्या के पापा साहिल और सौम्या कॉलेज के आसपास पूछताछ करते हैं। एक छोटे से दुकानदार ने सिमरन को किडनैप होते देखा था। उसने गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था, लेकिन डर की वजह से वो पुलिस स्टेशन नहीं गया। सौम्या के पापा के पूछने पर वो उन्हें सब बताता है और गाड़ी का नंबर भी दे देता है। अब देखना, बहुत जल्द सिमरन का पता चल जाएगा। मैंने गाड़ी का नंबर, लोकेशन ट्रेस करने के लिए भेज दिया है। भगवान करे सिमरन ठीक हो। डोंट वरी, सब ठीक होगा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन वो वसीयत आप लोगों को नहीं दूंगी। मुझे पैसों का लालच नहीं है, लेकिन अपने दादाजी और पिता की मेहनत की कमाई मैं इसे गलत हाथों में कभी नहीं पड़ने दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत! अभी तक हम तुझसे प्यार से पेश आ रहे थे। आखिर कुछ भी हो, है तो तू हमारी बहन ही, लेकिन तू इसके लायक ही नहीं है। शायद तुझे भी तेरे माँ बाप के पास ही पहुँचाना पड़ेगा। ऐसे नहीं मानेगी तू। वो सिमरन पर बंदूक तान देता है। तभी सौम्या के पापा साहिल और सौम्या के साथ आ जाते हैं। उनकी पुलिस फोर्स भी बाहर आ जाती है। अगर गोली चलाने की कोशिश भी की ना, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बंदूक नीचे करो अपनी। वो दोनों डर जाते हैं और बंदूक नीचे रखकर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। साहिल और सौम्या सिमरन की रस्सियां खोलकर अपनी तरफ ले आते हैं। बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों की जान से खेलने का। अब चलो पुलिस स्टेशन, तब बताता हूँ तुम लोगों को। उन दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। सिमरन एक एक जोरदार थप्पड़ उन दोनों के गाल पर जड़ती है। तुम दोनों ने जो किया है उसके बदले में ये कुछ भी नहीं है। बहुत दिन तुम लोगों से डर डर कर जी ली मैं, लेकिन अब नहीं। सिमरन, हमें माफ। चुप, एकदम चुप। हिम्मत भी मत करना माफी मांगने की। माफी शब्द तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, समझे? बेटी, हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर ली है। अंकल, सिर्फ इनके ही नहीं, बल्कि मैं अपने ताऊजी और ताईजी के खिलाफ भी अपनी माँ को मारने की कंप्लेंट दर्ज कराना चाहती हूँ। मैं उस हादसे की चश्मदीद गवाह हूँ। बहुत हुआ ये सब, अब और नहीं। शाबाश बेटी। सिमरन की गवाही के बाद उसके ताऊजी और उनके पूरे परिवार को सजा हो जाती है। सच ही है, हमें कोई कब तक डरा धमका सकता है जब तक हम उससे डरें और झुकें। सिमरन की जिंदगी अब एक सही दिशा में जाने लगी थी। एक दिन सिमरन और साहिल कैंटीन में बैठे हुए थे। सिमरन, मैं तुमसे कुछ कहना। अचानक तेज हवा से साहिल के कमरे की खिड़की खुलती है और वो अपने अतीत से बाहर आ जाता है। तभी साहिल की माँ उसके कमरे में आती है। अब कैसा महसूस कर रहा है तू? ठीक हूँ। देख बेटा, ये तो मैं समझ चुकी हूँ कि कोई बहुत बड़ी बात है जो तुझे इतना परेशान कर रही है। मेरे इतना पूछने के बाद भी तू नहीं बता रहा, तो जरूर कुछ ऐसा है जो तूने अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो तू खुद सोच के क्या कर सकता है। मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तू मुझे खुद बताएगा। और वो वहां से चली जाती है। बताऊंगा माँ, बहुत जल्द बताऊंगा, क्योंकि अब ये बोझ मैं नहीं उठा सकता। तभी हमारी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहां सिमरन की परछाई आंखों में आंसू भरी बस साहिल को देखे जा रही थी। आखिर क्या हुआ था सिमरन के साथ? कौन सा बोझ है जो साहिल अपने मन पर रखे हुए है? साहिल सौम्या को फोन करता है। हेलो। हाँ साहिल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। ठीक है, पहाड़ी पर आ जाओ, 1 घंटे में आता हूँ। साहिल और सौम्या क्लिफ पर पहुँचते हैं। बहुत हुआ सौम्या, अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। वो अपना सर दोनों हाथों से पकड़ लेता है। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास।
साहिल जाने लगता है, लेकिन सौम्या उसका हाथ पकड़ लेती है। तुम पागल तो नहीं हो गए? हमने इतना सब कुछ इसलिए तो नहीं किया था कि तुम एक दिन सब पर पानी फेर दो। किस मिट्टी की बनी हो तुम? तुम्हारी आत्मा नहीं का चोटती तुम्हें। हम दोनों के हाथ खून से रंगे हुए हैं, सिमरन के खून से। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। पूरे माहौल में एक सन्नाटा सा छा गया था। तेज तेज हवाएं चलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहा कर ले जाएंगी अपने साथ। श्श, आज ये बात अपनी जुबान पर ले आए हो, दोबारा मत लाना। अपने मन में ये बात बिठा लो, हमने कुछ नहीं किया। हमें नहीं पता कि सिमरन कहाँ चली गई। चुप रहने से सच नहीं बदल जाएगा कि हमने उसे मारा है उसकी प्रॉपर्टी के लिए। इस प्लान की शुरुआत तब हुई जिस दिन सिमरन ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी के बारे में बताया। साहिल और सौम्या बात कर रहे थे। सिमरन के साथ बहुत गलत किया ना उसके परिवार वालों ने। वैसे देखा जाए तो इतना भी गलत क्या था? क्या मतलब? वो अकेली लड़की थी, उसे इतनी प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी? जरूरत से क्या मतलब है? उसका हक है। तुम ज्यादा आइडियल मत बनो। उसे इस प्रॉपर्टी की क्या जरूरत थी, लेकिन हमारे बहुत काम आ सकती है। ये तुम? सौम्या साहिल का हाथ अपने सर पर रख लेती है। सौम्या एकदम बौखलाते हुए बोलती है, तुम्हें मेरी कसम, देखो उसका तो अब इस दुनिया में कोई है नहीं, लेकिन हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना बचपन से। हमारे सुनहरे भविष्य के लिए मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए। वादा करो मुझसे कि तुम मुझे वो प्रॉपर्टी ला कर दोगे। साहिल बहुत बेमन से हाँ में सिर हिला देता है। फिर से दोनों उसी पहाड़ी पर खड़े हुए दिखेंगे। और उस दिन से शुरू हुआ था ये प्यार का खेल। देखो वो मर चुकी है और उसकी प्रॉपर्टी भी हमें मिल चुकी है, तो तुम कोई बेवकूफी मत करना, समझे? साहिल उसकी तरफ देखता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वो सड़क पर चल रहा था और आगे की कहानी के पन्नों को पलट रहा था जो उसने और सौम्या ने मिलकर लिखी थी। सिमरन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिमरन ये सुनकर हैरान रह जाती है। अभी तो हमारा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ है। क्या फर्क पड़ता है? हम दोनों तो एक दूसरे को अपना मान ही चुके हैं ना। पर तुम्हारी घर वाले? मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ है और वो भी नाना जी के यहाँ उनकी तबीयत की वजह से गई हुई है। न जाने कितना वक्त लग जाए उन्हें आने में। मैं उन्हें मना लूंगा। हम अगले हफ्ते ही शादी करेंगे। अब मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहना चाहता। ठीक है। सिमरन मन में कुछ सोचती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत जाता है और शादी वाला दिन आ जाता है। सिमरन दुल्हन के जोड़े में साहिल के साथ मंदिर में खड़ी थी, आंखों में अपनी आने वाली जिंदगी के सपने सजाए। सौम्या भी वहीं थी और पंडित जी हवन कुंड के पास शादी की तैयारी कर रहे थे। साहिल और सिमरन की शादी शुरू होती है। वो तीनों शादी के बाद मंदिर से बाहर आते हैं और सिमरन उन दोनों को मंदिर के पीछे एक कमरा था वहाँ चलने को कहती है। साहिल, आज मैं तुम्हें हमारी शादी के दिन एक तोहफा देना चाहती हूँ। सिमरन पास रखे अपने बैग से कुछ पेपर्स निकालती है और साहिल की तरफ बढ़ाती है। ये क्या है? मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच ना पहले था और ना अब है। मैं बस बिना किसी बोझ के तुम्हारे प्यार के सहारे अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। साहिल और सौम्या एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं। सौम्या मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। जिस प्रॉपर्टी के लिए उसने ये सारा प्लान बनाया था वो तो सिमरन ने खुद ब खुद उसके हाथ में रख दी। दूसरी तरफ साहिल के मन में एक उलझन सी चल रही थी। मैं अभी आती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। उसके जाते ही सौम्या साहिल से कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमें इतनी आसानी से सब कुछ मिल गया। ये जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा। सिमरन एक बहुत अच्छी लड़की है। ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है साहिल, और वैसे भी एक आखिरी काम अभी बाकी है। साहिल हैरानी से देखते हुए, अब क्या बाकी है? सिमरन को मारना होगा। साहिल एकदम शॉक्ड रह जाता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? होश में तो हो तुम? देखो, जो हमें चाहिए था वैसे भी मिल गया है, तो ये सब करने की क्या जरूरत है? अगर वो जिंदा रही तो हम कभी चैन से नहीं जी पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है सब कुछ जानने के बाद वो शांत रहेगी? तुम्हें उसे मारना ही होगा। तब तक सिमरन आ जाती है। सिमरन, मैं अब चलती हूँ। वैसे भी न्यूली वेडेड कपल्स को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। और वो साहिल को इशारा करते हुए रूम से बाहर छुपकर खड़ी हो जाती है। साहिल एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, सिमरन, आज हमारी शादी हुई है, क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगी? सिमरन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है और आंखें बंद करके गाना शुरू करती है। हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम
मेरे आसमां मेरी ज़मीं बन गए हो। आ, आ, आ। वो गाना गा ही रही होती है कि अचानक से उसके मुंह से एक आह निकलती है और वो आंखें खोलती है। उसके पेट में चाकू भोंके साहिल खड़ा था। सिमरन आंखों में आंसू भरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाती हुई जमीन पर गिर जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। साहिल आंसू भरे उसके पास बैठ जाता है। आई एम सॉरी। तब तक सौम्या आ जाती है। चलो जल्दी से इसकी बॉडी को कहीं दफन कर देते हैं। वो दोनों मंदिर के पास ही एक कच्ची जमीन में उसे दफना देते हैं। साहिल यही सब सोचते सोचते उसी जगह पहुंच गया था जहां उन दोनों ने सिमरन को दफनाया था। आई एम सॉरी सिमरन, आई एम रियली सॉरी। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और सिमरन की परछाई उसके सामने आने लगती है। वो उसके सामने आ जाती है। साहिल उसे देखता ही रह जाता है। सिमरन आंखों में आंसू लिए, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें प्यार भी वही हुआ जहाँ धोखा हरदम था। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे साथ प्यार का दिखावा किया, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया था साहिल। दिखावे के लिए ही सही, लेकिन जितना भी वक्त मैंने तुम्हारे साथ बिताया वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय था। इसलिए मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इतने दिनों से मैं तुमसे यही बात कहना चाहती थी, इसलिए तुम्हारा पीछा कर रही थी। आई रियली लव्ड यू। जाओ, माफ किया मैंने। ये कहकर सिमरन की आत्मा गायब हो जाती है। किसी भी इंसान के लिए इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है कि उसके इतने बड़े गुनाह के लिए उसे यूं ही माफ कर दिया जाए। वो माफी ही अपने आप में एक सजा होती है। ऐसा ही कुछ साहिल भी महसूस कर रहा था। साहिल अपने आंसू पोंछता है और मन में कुछ सोचकर कहीं चला जाता है। अगले दिन वो सौम्या के पास आता है और उसकी तरफ कुछ पेपर्स बढ़ाता है। ये क्या है? उसी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो प्रॉपर्टी सिमरन ने मेरे नाम की थी। सौम्या खुश होकर पेपर्स लेते हुए, सच? लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हारे नाम हो या मेरे, क्या फर्क पड़ता है? साहिल मुस्कुराते हुए, और वो पीछे पलटता है। अचानक से सौम्या को साहिल की चीख सुनाई देती है। वो पलट कर देखती है तो साहिल के पेट में चाकू भुका हुआ था और वह जमीन पर पड़ा था। उसने खुद को चाकू मार लिया था। सौम्या उसके पास आकर बैठती है। सौम्या रोते हुए, ये क्या किया तुमने? क्यों किया ऐसा? अब इस गुनाह का बोझ मैं और नहीं उठा सकता था। तुम्हें जो चाहिए था मैंने लाकर दे दिया तुम्हें। अब मेरे प्रायश्चित की बारी थी। हमेशा खुश रहना। ये कहते ही वो दम तोड़ देता है। हम एक कमरे में देखते हैं सौम्या कभी तेज तेज हंस रही थी तो कभी रो रही थी और दरवाजे पर उसके पिता उसे यूं देख आंखों में आंसू भरे खड़े थे। साहिल ने जो किया उसका सौम्या के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था, जिस वजह से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी। सिमरन की प्रॉपर्टी का कोई हकदार ना होने के कारण सरकार ने उसे जब्त कर लिया था। अब वो एक सरकारी प्रॉपर्टी थी। तभी हम देखते हैं दूर साहिल और सिमरन एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे और उस हवेली को देख रहे थे। साहिल और सिमरन की अधूरी कहानी तो यहाँ पूरी हो गई, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा गई। जिस प्रॉपर्टी के लिए इतना सब कुछ हुआ, आज वो किसी की नहीं है। किसी दूसरे के अरमानों की चिता पर अपने महल नहीं खड़े किए जा सकते। इतिहास गवाह है, जब भी धोखे से किसी ने किसी की कोई चीज ली है, उसका अंजाम हमेशा बुरा ही हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कहानी अच्छी लगी या बुरी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। Till then, please like, share and subscribe your own channel Horror City and don't forget to press the bell icon. अर्जुन कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। 2 मिनट भी सब्र नहीं होता ना तुमसे। कॉफी बना रहा था। अर्जुन उसके हाथ से वो पेपर लेता है और पढ़ना शुरू करता है। अपनों का साथ ना छूटे, ख्वाबों की राह न रूठे, यूं ही बढ़ते रहें आपके हमारे कदम मंजिल की ओर। विश्वास का दिया जगमगा दे चारों छोर, फलता रहे फूलता रहे भावनाओं का रिश्ता आपके हमारे बीच। उद्योग नहीं, एक परिवार है सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। दैट्स अमेजिंग रिया। थैंक यू। हमें किसी कॉपीराइटर को हायर करने की जरूरत नहीं है। वी हैव ए इन हाउस कॉपीराइटर। सुबह होते ही मैं ये जिंगल मोमो शुभम को दिखा दूंगा। आई एम श्योर कि उन्हें भी बहुत पसंद आएगा।
यही हमारी कंपनी की 50th एनिवर्सरी पर हमारी मैगजीन के फ्रंट पेज पर पब्लिश होगा। रिया मुस्कुरा देती है। अगली सुबह अर्जुन अपनी मॉम के केबिन में पहुंचता है। मॉम, ये देखिए हमारी कंपनी की 50th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन का जिंगल। वाओ, कितना अच्छा लिखा है। किसने लिखा? रिया ने। मॉम मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था, इतना अपनापन किसी और की लिखावट में आ ही नहीं सकता। तब तक रिया भी केबिन में आ जाती है। वाओ रिया, इतना अच्छा जिंगल, आई एम इम्प्रेस्ड। थैंक्स मॉम। एनीवेज, आज हमारी ओबरॉयज के साथ मीटिंग थी ना, शुभम अटेंड करने वाला था शायद। जी, पर रिया भी साथ जाएगी, वो उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, इसलिए मैंने सोचा। इट्स ओके बेटा, तुमने सोचा है तो सही ही सोचा होगा। अर्जुन और रिया मुस्कुराकर वहां से चले जाते हैं। अर्जुन, मॉम और शुभम को बुरा तो नहीं लगेगा कि मैं साथ में जा रही हूँ? अरे बुरा क्यों लगेगा, तुम उससे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, भाभी हो उसकी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, तुम ये सब मत सोचो। पर मैंने कहा ना। ओके। मिसेस सिंघानिया, हमें आपकी कंपनी का प्रपोजल काफी पसंद आया है। आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दिस। डेफिनेटली। रिया और शुभम वहां से चले जाते हैं। वेल डन शुभम, यू डिड अ ग्रेट जॉब टुडे। थैंक्स भाभी, ये सब आपकी गाइडेंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। नहीं शुभम, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। चलो ऑफिस चलते हैं, मॉम और अर्जुन को भी तो ये खुशखबरी देनी है। चलिए। रिया सबको डील के बारे में बताती है। सब बहुत खुश होते हैं और शुभम को शाबाशी देते हैं। यूं ही उनकी जिंदगी हंसती खुशी आगे बढ़ रही थी। सुबह का वक्त था। अर्जुन अपने बेड पर सो रहा था और रिया उसे जगाने आती है। अर्जुन उठो, ऑफिस चलने का इरादा नहीं है क्या आज तुम्हारा? अर्जुन नींद भरी आवाज में बोलता है। रिया, थोड़ी देर और सोने दो ना यार। नो, तुम जानते हो ना मुझे हर चीज टाइम पर पसंद है। वी आर गेटिंग लेट, जल्दी उठो। अर्जुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसके ऊपर गिर पड़ती है। तुम्हारी इसी अदा पर तो 4 साल पहले फिदा हो गया था। अच्छा। वैसे याद है ना, अगले महीने हमारी 3rd मैरिज एनिवर्सरी है। रिया खुद को छुड़ाते हुए कहती है, याद है, अभी तो उठो। वो दोनों उठ जाते हैं और रेडी होकर ऑफिस चले जाते हैं। उनकी जिंदगी की गाड़ी हंसी खुशी यूं ही आगे बढ़ रही थी। एक दिन रिया काफी देर से घर आती है। इतनी देर कहाँ लग गई तुम्हें? हम सब कितना परेशान हो गए थे। वो ट्रैफिक बहुत था इसलिए लेट हो गई। और वो वहां से चली जाती है। उस दिन से रिया बहुत परेशान सी रहने लगी थी। अक्सर खोई खोई सी लगती थी और ऐसा लगता था जैसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है रिया, तुम आजकल बहुत परेशान लगती हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वर्क प्रेशर की वजह से। तो क्यों इतना प्रेशर लेती हो? काम हो जाएगा रिया, मैं तुम्हें इतना परेशान नहीं देख सकता। रिया अर्जुन के गले लग जाती है। रिया मन ही मन बहुत परेशान होगी। आई लव यू। लव यू टू। अर्जुन घड़ी की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। हैप्पी एनिवर्सरी रिया। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। रिया गिफ्ट खोलती है। उसमें एक बहुत सुंदर सा सलवार कमीज होता है। कल तुम यही पहनना। ओके। अगले दिन शाम को उनका घर पूरा सजा होता है। उन लोगों ने अपनी एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। अर्जुन, रिया कहाँ है? सब लोग आ चुके हैं, वो कहाँ रह गई? मैं अभी उसे फोन करता हूँ माँ। अर्जुन रिया को फोन मिलाता है लेकिन फोन रिसीव नहीं होता। वो काफी बार उसका फोन ट्राई करता है लेकिन कोई नहीं उठाता। अर्जुन की माँ उसके पास आती है। क्या हुआ अर्जुन, बात हुई? फोन नहीं पिक हुआ, हो सकता है कहीं बिजी हो, फ्री होते ही कॉल करेगी। पर बेटा सब लोग आ चुके हैं और रिया को पूछ रहे हैं। मैं आता हूँ। पर वो बिना उनकी पूरी बात सुने वहां से चला जाता है। आपने हमारी अधूरी कहानी के पूरा होने तक हमारा बहुत साथ दिया। रात के 12 बज चुके थे। सब मेहमान जा चुके थे लेकिन रिया का कहीं कुछ पता नहीं था। बस बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। जरूर रिया किसी मुसीबत में है, वरना वो मुझे फोन ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। रुको अर्जुन,
मैं और शुभम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अर्जुन गार्ड के पास जाता है। तुम्हें पता है कि रिया मैडम कहाँ हैं? नहीं साहब, वो तो आपके जाते ही ऑफिस से निकल गई थी, काफी जल्दी में लग रही थी। ठीक है, तुम जाओ। गार्ड वहां से चला जाता है। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, पता नहीं रिया कहाँ होगी और किस हाल में होगी। हम भी चलते हैं। वो तीनों ऑफिस से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर, मैं अर्जुन सिंघानिया। मेरी वाइफ रिया सिंघानिया शाम से मिसिंग है। आपकी उनसे लास्ट बात कब हुई थी? शाम को 5 बजे जब मैं ऑफिस से निकला था तब उससे मिला था। आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, हमने घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, इसलिए हमें घर के लिए जल्दी निकलना था। रिया, हो गया तुम्हारा काम, चलें घर? हाँ चलो। वो दोनों जाने लगते हैं कि तभी रिया का फोन बजता है। एक्सक्यूज मी। वो थोड़ा साइड होकर फोन रिसीव करती है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। रिया अर्जुन के पास आती है। अर्जुन, तुम घर चले जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, बहुत अर्जेंट काम है। अचानक से कौन सा काम आ गया तुम्हें, और किसका फोन था? एक क्लाइंट का था, अर्जेंटली मिलना है। कौन सा क्लाइंट? रिया अपने आप में कुछ खोई हुई सी बोलती है। सब बताऊंगी, बस एक बार मीटिंग हो जाए। ऐसा कौन सा क्लाइंट है? रिया खुद को संभालते हुए बोलती है, बस आज की मीटिंग हो जाए अच्छे से, फिर सब बताऊंगी, भरोसा रखो। ओके, चलो मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आने की कोशिश करना। ओके। बस वही लास्ट बात हुई थी मेरी, उसके बाद से मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पिक ही नहीं हो रहा। आपको पता है कि वो किससे बात कर रही थी? नहीं। इस बीच आपने ऐसा कुछ नोटिस किया हो जो आपको अजीब लगा हो? कुछ दिनों से वो कुछ परेशान थी, मेरे पूछने पर उसने कहा कि ऑफिस के काम की टेंशन है। इंस्पेक्टर कुछ हिचकिचाते हुए बोलते हैं, उनकी किसी से कोई खास दोस्ती या? अर्जुन गुस्से में बोलता है, आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए मिस्टर सिंघानिया, हम आपकी वाइफ के मिसिंग होने की तफ्तीश कर रहे हैं, तो हमें हर नजरिए से सोचना होगा, प्लीज कोऑपरेट। अर्जुन चुप हो जाता है। इंस्पेक्टर मिसेस सिंघानिया और शुभम से भी सवाल पूछते हैं। आप दोनों की मिसेस रिया सिंघानिया से आखिरी बार बात कब हुई और आप लोग उस वक्त कहाँ थे? मैं रिया से ऑफिस में मिली थी 4 बजे के करीब। रिया मिसेस सिंघानिया से उनके केबिन में एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी। दैट्स अ वंडरफुल आइडिया रिया, तुम और शुभम कल ही इस साइट पर विजिट करना, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल तो हम ओबरॉय से डिस्कस करके फैक्ट्री वहीं स्टार्ट करेंगे। ओके? श्योर मॉम। बाय द वे, आज घर जल्दी निकल जाना, आफ्टर ऑल इट्स योर एनिवर्सरी। रिया मुस्कुराते हुए कहती है, ओके। मिसेस सिंघानिया इंस्पेक्टर से कहती है, बस आखिरी बार रिया से मैंने यही बात की थी, फिर मेरी एक मीटिंग थी तो मैं ऑफिस से निकल गई थी और डायरेक्टली वहां से घर। इंस्पेक्टर शुभम की तरफ देखते हैं। मैं भाभी से बस सुबह घर पर मिला था जब वो ऑफिस जा रही थी। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। रिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, थैंक्स शुभम, मैं चलती हूँ, सी यू इन ऑफिस। बट मैं आज ऑफिस नहीं जा रहा भाभी, मुझे घर पर पार्टी का अरेंजमेंट्स देखने हैं। ओके। रिया वहां से चली जाती है। मुझे भाई भाभी की एनिवर्सरी पार्टी के अरेंजमेंट्स देखने थे, इसलिए मैं ऑफिस गया ही नहीं था। कमाल है, घर से एक इंसान मिसिंग है और किसी को कुछ पता ही नहीं है। मिस्टर सिंघानिया, आप मुझे अपनी वाइफ की एक फोटो दीजिए और फोन नंबर भी। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास कोई लीड नहीं है। अर्जुन इंस्पेक्टर खुराना को रिया का फोटो और फोन नंबर देता है। अब आप लोग जाइए, हम अपने इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी नहीं रखेंगे। जैसे कुछ पता चलता है मैं बताता हूँ आपको, और आप लोगों को भी अगर कोई छोटी से छोटी बात भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करिएगा। कभी कभी छोटे से छोटा क्लू बड़े बड़े राज खोलने में मदद कर देता है। श्योर इंस्पेक्टर। वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वो तीनों अपने घर पहुंचते हैं। अर्जुन रिया की तस्वीर की तरफ देखकर बोलता है, कहाँ हो तुम रिया? उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा, प्लीज वापस आ जाओ। वो अपने कमरे की चेयर पर बैठ जाता है और कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता। अगले दिन अर्जुन अपने कमरे की चेयर पर सो रहा था कि तभी फोन की घंटी से उसकी आंख खुलती है। वो अचानक से हड़बड़ाकर उठता है। इंस्पेक्टर खुराना का फोन था। हेलो इंस्पेक्टर। मिस्टर अर्जुन, आप इसी वक्त जुहू आ जाइए, मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर, सब ठीक तो है? जी, आप बस यहाँ जल्द से जल्द आ जाइए, मैं भी आता हूँ। क्या हुआ अर्जुन, तुम ऐसे भागते हुए कहाँ जा रहे हो? अर्जुन उनकी बात का जवाब दिए बिना अपनी कार में बैठकर चला जाता है। एक घर के आगे उसकी कार आकर रुकती है।
कौन सा राज छुपा है उस घर में जो रिया के गुमशुदा होने की कड़ी से जुड़ता है? ऐसा क्या है जो अभी तक पर्दे के पीछे है, जिस पर से पर्दा उठना बाकी है? अर्जुन इंस्पेक्टर खुराना की दिए एड्रेस पर पहुंचता है। उसकी गाड़ी एक घर के आगे आकर रुकती है। एक अनजान सा डर उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। किसी अनहोनी की आशंका ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो धीरे धीरे घर की तरफ कदम बढ़ाता है। अर्जुन घर में पहुंचता है जहां इंस्पेक्टर खुराना एक औरत के साथ खड़े हुए थे। वो औरत बहुत रो रही थी। अर्जुन दरवाजे पर खड़े रहकर पूछता है, इंस्पेक्टर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और ये कौन है? आइए मिस्टर सिंघानिया, इनसे मिलिए। ये है मिसेस अनु कुमार, मिस्टर पवन कुमार की वाइफ। अर्जुन उसकी तरफ देखता है। कौन है ये और इनका रिया के केस से क्या लेना देना है? लेना देना है, मिसेस रिया सिंघानिया ने जिनसे आखिरी बार बात करी थी वो इनके पति थे। और हैरानी की बात तो ये है कि इनके पति भी कल शाम से लापता है। व्हाट? कल शाम को 5 बजे के आसपास उन्होंने किसी को कॉल किया और फिर घर से निकल गए और वापस ही नहीं आए। वो रोने लगती है। संभालिए खुद को मिसेस कुमार। एक बात बताइए, क्या कुछ दिनों से उनके बर्ताव में कुछ अलग था या हमेशा जैसा होता है वैसा ही था? कुछ दिनों से वो बहुत ज्यादा बिजी रहने लगे थे। कह रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट केस है। इससे ज्यादा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इंस्पेक्टर कुछ हिचकिचाते हुए कहते हैं, आप दोनों का रिश्ता आपस में कैसा था? कहना क्या चाहते हैं आप? हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक साथ बहुत खुश थे। अर्जुन गुस्से में बोलता है, आप बार बार चीजों को दूसरी दिशा में लेकर क्यों जा रहे हैं? मैं किसी दिशा में लेकर नहीं जा रहा। जो दिख रहा है बस उसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अर्जुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ अर्जुन, तुम इतनी जल्दी में बिना बताए कहाँ चले गए थे? अर्जुन कोई जवाब नहीं देता। बताइए ना भाई, हम सबको टेंशन हो रही है। भाभी के बारे में कुछ पता चला क्या? वो ठीक तो है ना? अर्जुन वहाँ जो कुछ भी हुआ उन्हें सब बताता है। इम्पॉसिबल, हमारी रिया ऐसा नहीं कर सकती। वो तो तुमसे और हम सबसे बहुत प्यार करती है। मॉम सही कह रही है, भाभी ऐसा नहीं कर सकती। अर्जुन बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। रात का वक्त था। अर्जुन रिया की तस्वीर लिए खिड़की के पास खड़ा था। अर्जुन रिया की तस्वीर को देखकर कहता है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हर कोई अपनी सोच बता रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने आज तक सिर्फ मुझसे प्यार किया है। तुम्हारे गायब होने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह है। प्लीज वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। ये कहते ही वह रोने लगता है। अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और उसकी खिड़की के दरवाजे आपस में टकराने लगते हैं। अर्जुन चारों तरफ देखने लगता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। तभी घर की डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज अर्जुन की टूटती हुई आस को एक नई उम्मीद दे देगी। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा खोलकर अपनी रिया को गले लगाने की जल्दी में अर्जुन इतना खो जाता है कि उसका पैर फिसलता है और वो किसी से टकरा जाता है। अर्जुन खुशी से, रिया? अर्जुन मन में हजारों अरमान लिए उसके चेहरे को देखता है कि अचानक से उसके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। उसकी बाहों में रिया नहीं कोई और थी। उस लड़की ने आंखें बंद कर रखी थी। अर्जुन उसे खुद से अलग करता है। आई एम सॉरी। तभी पीछे से एक आवाज आती है, अरे आरोही, मैंने तुझे डोरबेल बजाने को कहा था, लेकिन तू तो अर्जुन की बाहों में ही जा गिरी। अर्जुन की नजर उस लड़की पर पड़ती है। नहीं प्रियंका, वो, अरे मजाक कर रही हूँ। प्रियंका अर्जुन की तरफ देखती है। हाय अर्जुन। हाय। माना कि हम काफी लेट आए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या तुम हमें दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे? ओह, आई एम सॉरी, प्लीज कम। तीनों अंदर आते हैं। तब तक मिसेस सिंघानिया और शुभम भी आ जाती हैं। अरे प्रियंका तू? हाय मासी, कैसे हो आप? ठीक ही हूँ। वो आरोही की तरफ देखते हुए बोलती है, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है आरोही। ये मैनेजमेंट में थीसिस लिख रही है, तो मैंने कहा मेरी मासी की खुद की कंपनी है, प्रॉपर फीडबैक ले सकती है एम्प्लॉइज का, इसलिए साथ ले आई। बेटा तुम आराम से यहाँ रह सकती हो, फील लाइक होम। थोड़ी देर के लिए वहाँ एक सन्नाटा सा छा जाता है। क्या बात है, आप सब परेशान लग रहे हैं? और अर्जुन, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? उससे भी तो मिलाओ। अर्जुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अरे ये अर्जुन को क्या हुआ? मिसेस सिंघानिया उसे सब कुछ बताती है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ बेटा, बस दुआ करो कि सब ठीक हो जाए जल्दी से जल्दी। तुम लोग भी बहुत थक गई होंगी, आराम कर लो जाके, काफी रात हो गई है। जी मासी। सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वक्त बीतने लगता है लेकिन रिया का कुछ पता नहीं चल पा रहा था।
अर्जुन रात दिन रिया को ढूंढता रहता था, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आरोही ये जो कुछ भी हो रहा था उसे देख रही थी। एक दिन अर्जुन रिया को ढूंढने जा रहा था कि तभी मिसेस सिंघानिया और शुभम उसके पास आते हैं। कहाँ जा रहे हो? अर्जुन धीमी आवाज में बोलता है। आप जानती हैं ये सब कब तक चलेगा अर्जुन? मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। जिसे जाना था वो चली गई, पर तुझे इस हाल में पहुंचा गई। मैं चलता हूँ मॉम। कहीं नहीं जाओगे तुम। जितना अब तक पता चला है उसके हिसाब से तू रिया और पवन एक साथ। ये आप क्या कह रही हैं? मैं इस बात को कभी नहीं मान सकता। प्लीज दोबारा ये मत कहिएगा। मैं नहीं कह रही, सबूत कह रहे हैं। वो वहां से जाने लगता है कि तभी उसका फोन बजता है। फोन इंस्पेक्टर खुराना का था। हाँ इंस्पेक्टर, आप सब लोग पुलिस स्टेशन आ जाइए। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप हम सबको वहाँ क्यों बुला रहे हैं? सब पता चल जाएगा, आप लोग आ जाइए एक बार। ओके। अर्जुन अपनी माँ और शुभम की तरफ देखता है। इंस्पेक्टर खुराना ने हमें अभी पुलिस स्टेशन बुलाया है, चलिए। वो तीनों पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। अनु वहाँ पहले से मौजूद थी। कहिए क्या बताना है आपको? इंस्पेक्टर कुछ तस्वीरें टेबल पर रख देते हैं, जिन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ये तस्वीरें हमें मिस्टर पवन के ऑफिस के एक सीक्रेट ड्रॉअर से मिली है। क्या बकवास है ये? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। अर्जुन अनु की तरफ देखता है। आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आपके पति ऐसा कुछ कर सकते हैं? अनु रोते हुए। बहुत भरोसा था मुझे उन पर, लेकिन ये जो आंखों के सामने देख रही हूँ उसका क्या करूं? लेकिन मिसेस सिंघानिया चिल्लाते हुए। बस अर्जुन, बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। आंखें बंद कर लेने से सच्चाई नहीं बदलती। सच तेरी आंखों के सामने है, लेकिन तू देखना ही नहीं चाहता। जिसकी याद में तू हर पल तड़प रहा है, वो किसी और के साथ अपनी जिंदगी से। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिसेस सिंघानिया इंस्पेक्टर खुराना से कहती है। इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हमें ये केस यही बंद करना चाहते हैं। जिसके लिए हम रात दिन तड़प रहे हैं वो तो किसी और के साथ। छी। मिसेस सिंघानिया अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे पुलिस स्टेशन से बाहर ले आती हैं। वो सब घर पहुंचते हैं। प्रियंका और आरोही पहले से ही उन सब का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मासी? मिसेस सिंघानिया उसे सब कुछ बताती है। कभी सोचा नहीं था कि इतने खूबसूरत चेहरे के पीछे इतना बदसूरत दिल होगा। किस चीज की कमी थी उसे? ना प्यार की और ना पैसे की, फिर भी ऐसा किया उसने। अर्जुन अपने कमरे में चला जाता है। आरोही उसे जाते हुए देख लेती है। अर्जुन रिया की तस्वीर अपने हाथ में लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। रिया, मेरा मन ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम ऐसा कर सकती हो। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं। एक बार वापस आ जाओ रिया, प्लीज। यही सब सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह वो ऑफिस पहुंचता है। आरोही भी ऑफिस आ चुकी थी। वो अर्जुन के केबिन में आती है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ? नो, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं। अर्जुन हल्का सा मुस्कुरा देता है। वो मुझे आपसे भी कुछ सवाल पूछने थे। अर्जुन अपने आप में ही खोया हुआ था। आरोही फिर से उसे पुकारती है। अर्जुन अचानक से चौंक कर बोलता है। हाँ पूछो, क्या पूछना है? नो, इट्स ओके। आई थिंक इट्स नॉट द राइट टाइम। नहीं ऐसा कुछ। रिलैक्स, आई अंडरस्टैंड, मैं बाद में आती हूँ। आरोही जाने लगती है कि फिर अचानक से रुक जाती है। अर्जुन, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? हाँ कहो। जिससे हम प्यार करते हैं और जो हमसे प्यार करता है, उससे बिना बात करे कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, अपने दिल की सुननी चाहिए। ये कहकर वो केबिन से चली जाती है और अर्जुन उसे देखता रह जाता है। रात हो चुकी थी, सारे एम्प्लॉयज जा चुके थे, लेकिन अर्जुन को होश नहीं था। उसके दिमाग में वो तस्वीरें और आरोही की बात घूम रही थी। अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसके झोंके खिड़की से होते हुए अर्जुन के चेहरे को छूने लगते हैं। अर्जुन जाकर खिड़की बंद करता है, लेकिन खिड़की बंद होने के बाद भी उस कमरे में हवा चल रही थी। अर्जुन को किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। केबिन में हवा और तेज हो जाती है और पेपर्स और तेजी से उड़ने लगते हैं। अचानक से अर्जुन की नजर एक कागज पर आकर ठहर जाती है। क्या जिस इंसान पर हम खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं वो हमें यूं ही छोड़कर जा सकता है, जैसे रिया अर्जुन को छोड़कर चली गई? या यूं कहे, क्या सच में छोड़कर चली गई? ऐसा क्या है जिस पर अर्जुन की नजरें यूं ठहर गई? तेज हवा के कारण केबिन में कागज चारों तरफ उड़ रहे थे कि तभी अर्जुन की नजर एक कागज पर ठहर जाती है। अर्जुन उस कागज को उठाता है जिस पर लिखा था, जो दिखेगा वो होगा नहीं, जो होगा वो दिखेगा नहीं। इसका क्या मतलब है? किसने लिखा है ये? और ये पन्ना यहाँ कैसे आया? तभी उसे पायल की छनछनाहट सुनाई देती है। कौन है वहाँ?
मैं पूछता हूँ कौन है? अर्जुन उस आवाज के पीछे जाने लगा। जैसे जैसे वो उस छनछनाहट की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो उससे दूर होती जा रही थी। वो पीछा करते करते पार्किंग में अपनी कार के पास आ जाता है। उसकी कार के शीशे पर एक कागज चिपका था जिस पर लिखा था जूहू। अर्जुन उसको शीशे से निकालता है। ये किसने लगाया ये यहाँ? जूहू? क्या कहना चाह रहा है कोई मुझसे? और कौन? वो अपने चारों तरफ देखता है और तेज आवाज में बोलता है, कौन है यहाँ और क्या चाहते हो? जो भी हो सामने आओ। अचानक से उसे कुछ याद आता है और वो खुद से कहता है, जूहू में तो पवन का घर है, क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? वो सोच में पड़ जाता है। तभी उसे आरोही की कही बातें याद आती हैं। जिससे हम प्यार करते हैं उसे बिना बात किए कोई राय नहीं बनानी चाहिए। मैं जाऊंगा वहाँ, क्या पता मुझे मेरी रिया के बारे में कुछ पता चल जाए। हाँ, मैं भी जाऊंगा। वो अपनी कार से सीधा पवन के घर के लिए निकल जाता है। वो पवन के घर पहुंचता है और अंदर जाने लगता है कि तभी अर्जुन को पवन की पत्नी अनु किसी आदमी का हाथ पकड़े हंसती मुस्कुराती देखती है। अर्जुन छुपकर उन्हें देखने लगता है। थोड़ी देर में वो आदमी वहां से चला जाता है। अनु भी घर के अंदर जाने लगती है कि तभी अर्जुन पीछे से उसे पुकारता है, मिसेस कुमार। अनु पलटकर उसकी तरफ देखती है और कुछ घबरा जाती है। अरे मिस्टर सिंघानिया, आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपसे माफी मांगने आया था, जो कुछ भी हुआ उसके लिए। अनु चैन की सांस लेते हुए कहती है, नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आपकी और मेरी सिचुएशन एक सी ही है। आपके साथ भी धोखा हुआ है। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है। अब मैं चलता हूँ। ओके। अर्जुन वहां से चला जाता है। अर्जुन अपने घर पहुंचता है और सीधा अपने कमरे में चला जाता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? कौन सही है कौन गलत? नहीं, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रह सकता। मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा, अपनी रिया तक पहुंचने के लिए। वो जरूर किसी मुसीबत में है। रात यूं ही सच और झूठ की उधेड़ बुन में गुजर जाती है। अगले दिन अर्जुन ऑफिस पहुंचता है। उसकी मॉम और शुभम भी ऑफिस में थे। अर्जुन बेटा, तुम क्यों ऑफिस आए? बीते दिनों जो कुछ हुआ, आई नो यू आर डिस्टर्ब्ड। तुम कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? आई एम फाइन मॉम, डोंट वरी। पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से ऑफिस का काम तो हम सफर नहीं करा सकते ना। वो ये कहकर वहां से चला जाता है। उसकी नजर आरोही पर पड़ती है। वो उसे अपने केबिन में बुलाता है। आपने बुलाया मुझे? हाँ, कल के लिए आई एम सॉरी और थैंक यू भी। थैंक यू किस लिए? आपने जो मुझे कल बात कही थी उसके लिए। आरोही मुस्कुरा देती है। अर्जुन थोड़ा सा झिझकते हुए उससे कहता है, आरोही, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, या यूं कहें कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। कहिए ना। अर्जुन जो कुछ कल हुआ उसे बताता है। मैं नहीं जानता कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। शायद अपने फैमिली मेंबर्स से नहीं कह सकता इस वक्त। उन लोगों के मन में रिया को लेकर जो गुस्सा है, उसमें वो मेरी बात नहीं समझेंगे। और मुझे लगता है कि रिया भी मेरी हेल्प कर रही है सच तक पहुंचने के लिए। वो चिट्स जो मुझे मिले वो रिया नहीं रखे हैं। शायद कोई बहुत बड़ी वजह है कि वो सामने नहीं आ रही है। आप टेंशन मत लो, मैं हेल्प करूंगी आपकी और किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप सच तक और रिया तक जरूर पहुंचेंगे। थैंक्स। लेकिन हम शुरू कहाँ से करेंगे? पवन के घर से। हमें उसके घर की तलाशी लेनी होगी। उसकी पत्नी को मैंने जैसे कल देखा, जिसका पति उसे छोड़कर किसी और के साथ भाग जाए, उसकी पत्नी इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है भला? जरूर कुछ तो है जो छूट रहा है। ठीक है, पर हम करेंगे क्या? अर्जुन उसे प्लान समझाता है। अगले दिन आरोही अनु से मिलने पहुंचती है। जी, आप कौन और किससे मिलना है आपको? मिस्टर पवन कुमार से, मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ। वो घर पर नहीं है, मैं उनकी पत्नी हूँ। आप मुझे बता सकती हैं। वो दोनों सोफे पर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ अर्जुन चुपके से उनके बेडरूम में घुसता है और तलाशी लेने लगता है। वहीं आरोही अनु को बातों में फंसाए हुए थी। आपके हस्बैंड यानी मिस्टर पवन कुमार ने 5 साल पहले एक पॉलिसी ली थी आपके नाम पर, तो वो मैच्योर हो गई है। उसी के लिए कुछ पेपर वर्क था। अनु खुश होते हुए बोलती है, अच्छा, कितना अमाउंट है? 5 लाख। क्या 5 लाख? यस मैम। आरोही उसके हाव भाव देखकर समझ गई थी कि वो एक बहुत लालची किस्म की औरत है। उसे पैसे का झांसा देकर फंसाया जा सकता है। मेरे पास हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए एक स्कीम है, जिसे 2 साल में आपके 5 लाख रुपए 8 लाख में बदल जाएंगे। वो कैसे?
आरोही उसे ऐसे ही बातों में फंसाए हुए थी कि अचानक से अनु इधर उधर देखने लगती है। अरे मेरा फोन कहाँ है? लगता है रूम में रह गया। आप बैठी, मैं अभी लेकर आती हूँ। आरोही डर जाती है क्योंकि उसके रूम में अर्जुन था। आप रुकिए, मैं अभी बस आती हूँ। आरोही बहुत परेशान हो जाती है। वो अर्जुन को मैसेज करती है, हे भगवान अब क्या होगा। अनु अपने बेडरूम की तरफ जा रही थी कि तभी बगल के रूम में लाइट जलने बुझने लगती है। अनु लाइट को जलता बुझता देख उस कमरे में जाती है। लगता है यहाँ की लाइट खराब हो गई है। वो जैसे ही रूम की लाइट बंद करके दरवाजे की तरफ आने लगती है कि तभी दरवाजा अपने आप से बंद हो जाता है और हवाएं चलने लगती हैं। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन नहीं खुलता। कोई है? दरवाजा खोलो, ये खुल नहीं रहा है। उसकी आवाज सुनकर आरोही दरवाजे के पास आती है। अर्जुन को भी आवाज आ रही थी। वो आरोही को देखता है और वहां से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही आरोही दरवाजा खोलने आगे बढ़ती है कि तभी अनु खुद बाहर आ जाती है। मिसेस कुमार, आप ठीक तो है ना? अनु की सांस फूल रही थी। वो कहती है, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कैसे दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। शायद कुंडी अटक गई थी। मैं चलती हूँ अब, आप ही रेस्ट कीजिए। लेकिन आप तो मुझे स्कीम के बारे में। मैं किसी और दिन आती हूँ, ऑफिस से फोन आ गया है। आई होप यू। और वो वहां से चली जाती है। अर्जुन उसका थोड़ी दूर गाड़ी में वेट कर रहा था। वो उसके पास आती है। अर्जुन, कुछ पता चला? हाँ। वो उसे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता है जो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी इंस्पेक्टर ने रिया और पवन को दिखाई थी, पर इसमें रिया की जगह अनु थी। जो फोटोग्राफ्स इंस्पेक्टर ने दिखाई थी और जो ये है एकदम एक जैसी है, बस लड़की अलग है। इसका मतलब? वो फोटोग्राफ्स नकली हैं, मॉर्फ्ड हैं, ये असली है। किसी ने जानबूझकर रिया का कैरेक्टर खराब करने के लिए किया है। इतना ही नहीं, मुझे अनु की बैंक पासबुक भी मिली। मैंने उसकी फोटो ले ली है। मुझे लगा कि ये काम आ सकता है। हाँ अर्जुन, अनु मुझे भी बहुत लालची किस्म की लगी। I mean, इसका हस्बैंड गायब है लेकिन इस पर कोई खास फर्क नहीं दिख रहा है। बाय द वे, थैंक यू। अगर तुम सही टाइम पर अनु को रूम में बंद नहीं करती तो शायद हम पकड़े जाते। नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। कमरा अपने आप से ही लॉक हो गया था और तुम्हारे जाते ही खुद ब खुद खुल भी गया। कमाल है। फिलहाल घर चलते हैं। मैं तुम्हें घर से थोड़ा पहले छोड़ दूंगा ताकि किसी को शक ना हो। ओके। दोनों वहां से चले जाते हैं। आरोही घर पहुंचती है तो प्रियंका उसका वेट कर रही थी। कहाँ रह गई थी तू? मासी बता रही थी कि ऑफिस से भी जल्दी निकल गई थी। बस ऐसे ही मुंबई दर्शन के लिए गई थी, रिलैक्स होने के लिए। अकेले अकेले? मुझे भी बता देती, मैं भी आ जाती। अचानक से सोचा इसलिए नहीं बता पाई, अगली बार पक्का। प्रियंका मुस्कुराते हुए, ठीक है। वैसे देख रही हूँ आजकल तेरी अर्जुन से बड़ी बातचीत होने लगी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मुझे अपने ऑफिस में मेरा पर्सनल काम करने दे रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उसी से रिगार्डिंग थोड़ी बहुत आते जाते बात हो जाती है। चल मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आरोही वहां से चली जाती है और प्रियंका उसे जाते हुए देखती है। दूसरी तरफ अर्जुन किसी से फोन पर बातें कर रहा होता है। मैंने आपको जो अकाउंट नंबर भेजा है, मुझे उसके सारे डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। मिसेस सिंघानिया अर्जुन के रूम में आती हैं। अर्जुन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। वादा करो तुम मानोगे? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? वादा लेने की क्या जरूरत है, कहिए ना। अर्जुन, रिया को तो खुद तू पसंद करके इस घर में लाया था। हमने उसे बिना किसी नाराजगी के खुली बाहों से अपनाया। ये मानता है ना तू? हाँ मॉम, पर आप ये सब क्यों कह रही हैं? तू ये भी जानता है कि मैंने तुम्हारे लिए किसी और को पसंद किया था, लेकिन तुम्हारी पसंद रिया थी, इसलिए मैंने एक पल में उसे अपना लिया था। और बदले में उसने क्या किया? सब कुछ छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अर्जुन को उनकी बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ कह भी नहीं सकता था। अर्जुन, मैं चाहती हूँ कि तू दोबारा शादी कर ले प्रियंका से। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह जाता है। ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज दोबारा मत कहिएगा ऐसा। क्यों नहीं कह सकती? क्या मेरा तुम्हारी जिंदगी पर कोई हक नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ? माँ, क्या कह रही हैं आप ये? मैंने अपनी जन्म देने वाली माँ को कभी नहीं देखा। माँ के रूप में अगर किसी को देखा है तो वो आप ही हैं। पापा के जाने के बाद भी आपने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया। मैं आज जिस लायक भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से। आपका मुझ पर और मेरी जिंदगी पर पूरा हक है, लेकिन आप मेरे हालात भी समझिए। मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन अर्जुन, वो तुझे धोखा देकर चली गई है। लेकिन मेरा प्यार तो सच्चा है ना? ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि तू अभी तुरंत कोई फैसला ले, लेकिन वादा कर मुझसे कि तू इस बारे में सोचेगा जरूर।
मेरे लिए। अर्जुन सर झुका लेता है। आरोही दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो वहां से चली जाती है और अपने कमरे में पहुंचती है। आरोही खुद से कहती है, रिया कहाँ हो तुम यार? कितना प्यार करता है अर्जुन तुमसे। किसी और के लिए ना सही, उस प्यार के लिए ही वापस आ जाओ। वो कैसा पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। उसकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बाहर बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और खुली खिड़की से कमरे में आने का रास्ता भी बना लिया था उस हवाओं ने। पता नहीं आजकल मौसम को क्या हो गया है। हवा इतनी तेज चल रही है जैसे कि सब कुछ उड़ा ले जाएंगी अपने साथ। अर्जुन, मैंने जो कहा है उसके बारे में सोचना जरूर बेटा। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन अर्जुन के पास उसी आदमी का फोन आता है जिससे अर्जुन ने अनु की अकाउंट डिटेल्स निकालने को कहा था। फोन पर वो आदमी अर्जुन से कहता है, सर आपने जिस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहा था वो मैंने निकाल ली है। इस अकाउंट में पिछले 2 महीने में 25-25 लाख 4 बार ट्रांसफर किए गए हैं, यानी पूरे 1 करोड़ रुपए 2 महीने में आए हैं इस अकाउंट में। 1 करोड़? पता चला किसके अकाउंट से ट्रांसफर हुए हैं? वो आदमी बताता है, किसी शीला भाटिया के अकाउंट से। मैंने इनका एड्रेस निकाल लिया है, मैं भेजता हूँ सर आपको। शीला भाटिया, ठीक है, थैंक यू। फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। अर्जुन खुद से कहता है, ये शीला भाटिया कौन है? जो भी हो, इनसे तो मिलना ही पड़ेगा। आखिर क्या है सच जो झूठ की परतों में कहीं दब गया है? कहाँ है रिया और कौन है ये शीला भाटिया जिसने अनु के अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर किया है और क्यों? ऑफिस में अर्जुन आरोही को शीला भाटिया के बारे में बताता है। अर्जुन, हमें शीला भाटिया से जल्द मिलना होगा। मुझे रिया की भी बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वो कहाँ होगी और किस हाल में होगी। चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। काश उस दिन मैं रिया को ऑफिस में अकेला छोड़ के ना जाता। अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान अच्छे लोगों का कभी बुरा नहीं करते। मैं भी जा रहा हूँ शीला भाटिया से मिलने। मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, अगर आप मेरे साथ गईं तो सबको शक हो जाएगा। ठीक है, आप गाड़ी थोड़ा आगे पार्क कर लेना, मैं 10 मिनट बाद आ जाऊंगी। अर्जुन हाँ में सिर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट बाद आरोही भी निकलती है, लेकिन अचानक से प्रियंका से टकरा जाती है। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? आरोही हल्का सा घबराते हुए कहती है, कहीं नहीं, बस कुछ काम था इसलिए। इस शहर में तू किसे जानती है जिसे तुझे काम निकल आया? वो रिसर्च थीसिस के लिए मैंने दूसरी कंपनी में भी बात की है। रिसर्च में हम सिर्फ एक कंपनी के डेटा के बेसिस पर कंक्लूजन थोड़ी दे सकते हैं। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तू चलकर क्या करेगी? ऑफिशियल काम है, डजंट लुक नाइस। मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। आरोही वहां से चली जाती है। प्रियंका बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। आरोही अर्जुन के पास पहुंचती है जो पहले से ही गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। बाल बाल बची आज तो। प्रियंका आ गई थी ऑफिस में और मेरे साथ आने की जिद कर रही थी। बहुत मुश्किल से बचकर आई हूँ। थैंक्स एंड सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। आप प्लीज बार बार थैंक्स और सॉरी मत बोलिए। आपने जबरदस्ती मुझसे कोई फेवर नहीं लिया। मैं खुद ही आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हुई। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। उनकी गाड़ी एक बड़े से बंगलों के आगे आकर रुकती है। वो दोनों उस बंगलों के गेट पर आकर रुकते हैं जहाँ ताला बंद था। वो दोनों आसपास के लोगों से पूछते हैं, जिनमें से एक औरत उनसे कहती है, 1 महीने पहले एक औरत ने ये बंगलो खरीदा था। बड़ी अजीब सी औरत थी, ना किसी से बात करती थी और ना ही किसी का बात का जवाब देती थी, और कल अचानक से ये घर बेचकर चली गई। अर्जुन और आरोही के मुंह से एक साथ निकल जाता है, क्या? हाँ, मैंने पूछा कि क्यों बेच रही है तो बड़ी बदतमीजी से मुझे जवाब दिया, आपसे क्या मतलब? हाँ। वो औरत वहां से चली जाती है। अर्जुन और आरोही वहीं खड़े उस बंद ताले को देख रहे थे। ये सिर्फ बंद ताला नहीं है, ये रिया तक पहुंचने का बंद होता रास्ता है। आप इतनी जल्दी हिम्मत मत हारिए। भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा रास्ता जरूर खोल देते हैं। मुझे तो बस एक बात समझ नहीं आ रही, शीला भाटिया के बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता था, तो ये बात शीला भाटिया तक कैसे पहुंची? क्योंकि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि कल ही हमें उसके बारे में पता चला और आज ही वो घर बेचकर चली गई। आप सही कह रही हो। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं शीला भाटिया से मिलूं। कोई है जो नहीं चाहता कि मैं रिया तक पहुंचूं। हो ना हो, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। चलिए अभी फिलहाल हम घर चलते हैं, सब परेशान हो रहे होंगे। चलिए। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। पीछे यूं लग रहा था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। अर्जुन आरोही को घर से थोड़ा दूर उतार देता है और खुद कार से कहीं चला जाता है। शाम ढल रही थी।
अर्जुन समुद्र के किनारे बैठा अपनी और रिया की जिंदगी के हसीन पलों को याद कर रहा था। अचानक से उसे पायल की खनक सुनाई देती है। फिर वही खनक। वो फिर अपने चारों तरफ देखता है। तभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और एक दुपट्टा उसके ऊपर आकर गिरता है। वो उस दुपट्टे को देखते ही पहचान जाता है, क्योंकि वो रिया का ही था। जो सूट उसने रिया को एनिवर्सरी पे दिया था, ये उसी का दुपट्टा था। उसमें जगह जगह खून के छींटे थे। खून! वो इधर उधर पागलों की तरह भागकर रिया को ढूंढने लगता है। रिया, रिया, मुझे पता है तुम यही हो। प्लीज सामने आओ, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर घुट रहा हूँ मैं। प्लीज सामने आओ रिया, मेरे सामने आओ प्लीज। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर आता है। अर्जुन उस हाथ को पकड़ते हुए खड़ा होता है और पलटता है। अर्जुन के मुंह से निकल जाता है, रिया। लेकिन एक बार फिर शायद उसकी उम्मीद का टूटना था। उसके सामने रिया नहीं, आरोही खड़ी थी। वो उसका हाथ छोड़ देता है। आप यहाँ? हाँ, वो मैं आपको बताने आई थी कि शीला भाटिया का पता चल गया है। क्या? किसने बताया आपको? और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? मैं जब घर पहुंची तो मुझे एक फोन आया था। हेलो, जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो वो कल रात 11 बजे की फ्लाइट से देश छोड़कर जा रही है। क्या? आपको कैसे पता? ये जानना इस वक्त जरूरी नहीं है, आरोही मन में सोचती है। ये बात मैं अर्जुन को कैसे बताऊं? फोन पर बताना सही नहीं रहेगा। लेकिन वो कहाँ होगा? अर्जुन तुम्हें बीच साइड पर मिलेगा। आरोही हैरान होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? और तुम हो कौन जो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हो? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। अर्जुन खुश होते हुए बोलता है, ये जरूर रिया होगी। उससे ज्यादा अच्छे से मुझे और कोई नहीं जानता। मेरी टूटी हुई उम्मीद फिर से वापस आ रही है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा दिन मैं उससे दूर नहीं रहूंगा। जैसे ही सच सामने आएगा, रिया भी आ जाएगी। आरोही मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ अर्जुन। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगती है। उसकी बातें सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और थोड़ी देर में वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अगले दिन आरोही ऑफिस के लिए निकल रही थी कि तभी प्रियंका उसके पास आती है। ऑफिस जा रही है? हाँ, मैं सोच रही थी कि हम कब तक यहाँ मासी के घर रहेंगे। अब हमें वापस चलना चाहिए। आरोही कुछ परेशान होते हुए कहती है, हाँ, पर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। कंपनी तो दिल्ली में भी है, तुम वहां किसी भी कंपनी में जाकर डेटा कलेक्ट कर सकती हो। हाँ, पर मेरे आधे से ज्यादा काम यहाँ के डेटा से हो चुका है। ऑब्जेक्टिव ही मुंबई बेस्ड कंपनी का वर्क कल्चर है। अब मैं चेंज नहीं कर सकती हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वो जाने लगती है कि तभी प्रियंका बोलती है, काम तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे तो वजह कुछ और ही लग रही है। क्या मतलब? क्या कहना चाहती हो? तू जानती है ये जो तेरे और अर्जुन के बीच चल रहा है, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा? सच बताना, तू अर्जुन की जिंदगी में रिया की जगह लेना चाहती है ना? आरोही चिल्लाते हुए कहती है, क्या बकवास कर रही हो तुम? अर्जुन रिया से कितना प्यार करता है मैंने देखा है। तुम ऐसे आदमी के प्यार पर सवाल उठा रही हो? अर्जुन की जिंदगी में रिया की जगह मैं तो क्या कोई नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे पूरा भरोसा है कि रिया एक ना एक दिन जरूर वापस आएगी। और अगर नहीं आई तो तब क्या करोगी तुम? अर्जुन रिया को कितना प्यार करता है ये हम सब जानते हैं। उसका ना आना तो उसे तोड़कर रख देगा। तब क्या करोगी तुम? इसलिए कह रही हूं, दूर रहो उससे। मासी मेरी शादी की बात चला रही है उसके साथ, जानती हो ना? चीजें कैसे हैंडल करनी है मैं देख लूंगी। तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये जो फिक्र तुम्हारी आंखों में उसके लिए है ना, इसे यहीं दबा दो। प्रियंका की बातें सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। आरोही सड़क पर चल रही होती है। प्रियंका के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। आरोही खुद से कहती है, सही तो कह रही थी प्रियंका। क्या रिश्ता है मेरा अर्जुन से? वो रिया का पति है और वो उससे बहुत प्यार करता है। भगवान न करे, लेकिन अगर रिया वापस न आई तो अर्जुन की शादी प्रियंका से हो जाएगी। मेरा क्या हक बनता है? नहीं, बस आज शीला भाटिया से चीजें पता चल जाएं, फिर मैं खुद ही यहां से चली जाऊंगी। वो ये कहते कहते रोने लगी। थोड़ी देर में वो ऑफिस पहुंचती है। अर्जुन अपने केबिन में बैठा था। वो उसे नजरें चुराकर जाने लगती है कि तभी अर्जुन उसे देख लेता है और केबिन में बुलाता है। आरोही, मैं आज बहाना बनाकर रात में ऑफिस में रुक जाऊंगा और 9 बजे एयरपोर्ट के लिए निकल जाऊंगा। आप भी कोई बहाना बनाकर घर से एयरपोर्ट आ जाइएगा। आरोही बस उसे देखे जा रही थी। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? देखिए, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको काफी परेशानी हो रही है, पर मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बिना किसी वजह के आप मेरी इतनी हेल्प कर रही हैं। इसलिए आज मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ।
अर्जुन आरोही से हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। आरोही कुछ देर सोचकर उससे हाथ मिला लेती है। फ्रेंड्स? गुड फ्रेंड्स। तो सबसे पहली चीज, आज से आप मुझे आप कहकर नहीं बल्कि तुम कहकर बुलाओगी। वेल, सेम गोज विथ यू ऑल्सो। आप भी मुझे आप नहीं तुम कहकर बुलाएंगे। डन। यू नो, रिया तुमसे मिलेगी ना तो बहुत खुश होगी। आरोही हल्का सा मुस्कुरा देती है। शाम को अर्जुन काम का बहाना लेकर ऑफिस में ही रुक जाता है, पर आरोही जल्दी से घर चली जाती है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे अर्जुन की बेचैनी भी बढ़ रही थी। एक तरफ उसके मन में रिया के मिल जाने की उम्मीद थी, तो दूसरी तरफ किसी अनहोनी के होने का डर। यही सब सोचते सोचते 9 बज जाते हैं और वो ऑफिस से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता है। अर्जुन एयरपोर्ट पहुंचता है और काउंटर से शीला भाटिया के बारे में पता करता है। वहां उसे पता चलता है कि वो 11 बजे की फ्लाइट से लंदन जाने वाली है। वो एयरपोर्ट पर रुककर उसका वेट करने लगता है। वो आरोही को कॉल करता है। काफी बार फोन ट्राई करने के बाद भी आरोही का फोन नहीं उठता है। आरोही कहाँ रह गई? फोन भी नहीं उठा रही। वो उसे मैसेज भी करता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। 11 बजने वाले थे। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उसे काउंटर के पास दिखती है। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की अर्जुन को इशारा कर देती है। वो औरत रिसेप्शनिस्ट को इशारा करते हुए देख लेती है। वो पलटकर अर्जुन की तरफ देखती है और घबराकर वहां से जाने लगती है। अर्जुन भी उसके पीछे जाता है। वो लोग एयरपोर्ट से निकलकर सड़क पर आ जाते हैं। वो औरत अर्जुन को देखकर भागने लगती है और जल्दी से टैक्सी लेकर जाने लगती है। अर्जुन भी गाड़ी से उसका पीछा करने के लिए बढ़ता है कि तभी उसे अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। एक गाड़ी किसी को टक्कर मारकर निकल गई थी। अर्जुन पास जाकर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने आरोही खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई थी। अर्जुन उसे देखकर चिल्लाता है, आरोही! वो उसके पास आकर बैठ जाता है। मौका देखकर वो औरत वहां से भाग जाती है। वहां खड़े लोगों में से एक आदमी अर्जुन से कहता है, आज इन्होंने आपकी जान बचा ली। अर्जुन उस आदमी की तरफ देखता है। वो गाड़ी आपको टक्कर मारने वाली थी, लेकिन ये बीच में आ गई और इनकी ये हालत हो गई। सच में बहुत प्यार करती हैं ये आपसे, वरना आजकल कौन किसके लिए अपनी जान खतरे में डालता है। आरोही जमीन पर खून से लथपथ बेहोश पड़ी हुई थी। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। वो उसे बार बार पुकारता है, आरोही, आरोही, प्लीज उठो, ये क्या किया तुमने? वो उसे अपनी गोद में उठाकर गाड़ी में लिटाता है और हॉस्पिटल लेकर जाता है। आरोही की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी। उसका तुरंत ऑपरेशन होना था। अर्जुन डॉक्टर के पास आता है। अर्जुन आंखों में आंसू भरे कहता है, डॉक्टर प्लीज आरोही को बचा लीजिए, मेरी वजह से आज वो इस हालत में है। डोंट वरी मिस्टर अर्जुन, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। डॉक्टर आरोही के ऑपरेशन की तैयारी में लग जाते हैं। अर्जुन घर पर फोन करता है और सबको आरोही के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। थोड़ी देर में सब लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये सब कैसे हुआ अर्जुन? हाँ अर्जुन, कैसे हुआ ये सब? मॉम, वो आरोही को एक गाड़ी से टक्कर लग गई थी, मैं भी आता हूँ। अर्जुन वहां से चला जाता है। भगवान प्लीज आरोही की जान बचा लीजिए, उसकी जान मेरी वजह से खतरे में पड़ी है। एक तरफ रिया नहीं मिल रही, दूसरी तरफ ये। अचानक उसे कुछ याद आता है। 1 मिनट, उस आदमी ने कहा था कि गाड़ी मुझे टक्कर मारने आ रही थी और बीच में आरोही आ गई। इसका मतलब ये जानबूझकर किया गया हमला था। मुझे इस मामले की तहकीक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। हो ना हो रिया के गुमशुदा होने और इस एक्सीडेंट के तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नहीं, बहुत हुआ, अब बस। वो किसी को फोन मिलाता है। मुझे शीला भाटिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, जल्द से जल्द। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है। दूसरी तरफ आरोही आईसीयू में बेड पर लेटी हुई थी। उसी वक्त वार्ड में कोई नहीं था। अचानक से आईसीयू का दरवाजा खुलता है और एक आदमी मुंह पर कपड़ा बांधे वार्ड में दाखिल होता है। वो धीमे कदमों से आरोही की तरफ बढ़ रहा था। वो आरोही के पास पहुंचकर उसका गला दबाने के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके हाथ आरोही के गले तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। वो आदमी घबराते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ उसी जगह जम गए थे। वो आदमी रोते हुए बोलता है, जो भी हो प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं माफी मांगता हूँ, कुछ नहीं करूंगा मैं इस लड़की को, मुझे जाने दो। तभी अचानक से उसके सामने एक बहुत तेज रोशनी होती है, जिसे देखते ही वे बेहोश हो जाता है। तब तक नर्स वहां आ जाती है और उसे देखकर चिल्लाती है,
उसकी चीख सुनकर डॉक्टर और बाकी सब भी वार्ड में आ जाते हैं। डॉक्टर आरोही को चेक करते हैं। ये आदमी कौन है और यहाँ क्या कर रहा था? ये जरूर आरोही को नुकसान पहुँचाने के इरादे से आया था। ये तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ मम, कोई है जो हमें नुकसान पहुँचाना चाहता है। उस आदमी को होश में लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा था, बस बेहोशी की हालत में कुछ बोल रहा था। वो आई थी। अर्जुन उसके पास आकर उससे पूछता है, कौन आई थी? बताओ, बोलो। वो आदमी फिर से बेहोश हो जाता है। अर्जुन वार्ड से बाहर चला जाता है और पुलिस को फोन करने की सोचता है, लेकिन तभी उसके फोन पर इंस्पेक्टर खुराना का फोन आता है। यस इंस्पेक्टर। मिस्टर अर्जुन, आप इसी वक्त पुलिस स्टेशन आ जाइए। पर क्यों? यहाँ शीला भाटिया नाम की औरत आई हुई है। वो बहुत घबराई हुई है और सिर्फ आपको बुलाने की रट लगा रखी है उसने। अर्जुन हैरान होते हुए कहता है, व्हाट? शीला भाटिया? मैं भी आता हूँ। अर्जुन हॉस्पिटल से सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। अर्जुन को देखते ही वो औरत भागकर अर्जुन के पैर पकड़ लेती है। मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। अर्जुन उन्हें उठाता है। ये क्या कर रही हैं आप और किस बात की माफी मांग रही हैं आप? शीला रोने लगती है। वो रिया। क्या जानती हैं आप रिया के बारे में? बताइए प्लीज। वो बोलिए। कितने सारे राज दफन है रिया की गुमशुदगी के पीछे। क्या रिया अपनी मर्जी से गई थी या किसी ने उसे जानबूझकर गायब किया था? क्या मकसद था उसे गायब कराने का? और आरोही का इस सबसे क्या रिश्ता है? हर कड़ी अपने आप में एक नई कड़ी जोड़ रही है। कहाँ है इसका अंत? शीला रोई जा रही थी और बार बार अर्जुन से माफी मांग रही थी। आप हैं कौन? क्या दुश्मनी है आपकी हमारे परिवार से? और रिया, उसे कैसे जानती हैं आप? प्लीज बताइए। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर मत कीजिए गलत तरीके से पेश आने के लिए। शीला रोते हुए बोलती है, मैं प्रियंका की माँ हूँ। व्हाट? आप प्रियंका की माँ हैं? लेकिन मॉम ने तो आज तक आपके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। शीला चुप रह जाती है। आप चुप क्यों हैं? पूरी बात बताइए। शीला बोलना शुरू करती है। इस सब की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 24 साल पहले हो चुकी थी। 24 साल पहले मतलब? जब तुम्हारी माँ की मौत हुई थी, तब दीदी यानी कि तुम्हारी सौतेली माँ मिसेस तनुजा सिंघानिया ने नया सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन किया था एज पर्सनल असिस्टेंट। शुरू से ही वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। बड़ा घर, गाड़ी, एक ऐश और आराम की जिंदगी उनका शुरू से सपना रहा था। हमारे माता पिता दोनों गुजर चुके थे और अब हम सिर्फ दोनों बहनें ही थी। उन्हीं दिनों तुम्हारी अपनी माँ गुजर गई थी। तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करते थे। उनके जाने का गम और तुम्हारी जिम्मेदारी के बीच वो पिस रहे थे। दीदी ने इस बात का फायदा उठाकर तुम्हारे पिता के करीब आना शुरू कर दिया। उन्होंने तुम्हारे पिता के सामने ऐसी छवि बनाई कि तुम्हें एक माँ की जरूरत है और वो उस कमी को पूरा कर सकती है। तुम्हारी परवरिश के बारे में सोचकर सिंघानिया साहब ने दीदी से शादी कर ली। अर्जुन धीमी आवाज में कहता है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसकी आवाज में एक अनजाना डर था कि जैसे वो सब कुछ समझकर भी समझना नहीं चाहता था। जो छवि उसके मन में उसकी माँ की थी, वो उसमें कोई दाग नहीं लगने देना चाहता था। वो तुमसे नहीं, तुम्हारी नाम जो प्रॉपर्टी है उससे प्यार करती थी। अर्जुन एकदम सन खड़ा रह जाता है। उनकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ का चेहरा घूम रहा था। आप उनकी बहन है, ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? प्रियंका ने भी कभी आपका जिक्र नहीं किया। मैंने भी दीदी की तरह एक रईस आदमी से शादी करी थी, लेकिन वो पहले से शादीशुदा था। जब प्रियंका हुई तब उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। सिंघानिया साहब ने प्रियंका की पूरी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन बदले में मुझे उससे दूर रहने को कहा ताकि उससे कोई परेशानी ना हो। इन सब बातों का रिया से क्या संबंध है? और आपने उस लॉयर की पत्नी अनु कुमार के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए क्यों भेजे? और ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? अपना मन मजबूत कर लो अर्जुन, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रही हूँ मुझे नहीं पता कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। जब इतना सुन लिया तो आगे का भी सुन ही लूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे। दीदी ने शुभम के मन में शुरू से ही तुम्हारे खिलाफ चीजें भरी। उसके मन में सगी और सौतेले की भावना डाल दी। धीरे धीरे सिंघानिया साहब के सामने दीदी का असली चेहरा आने लगा, लेकिन चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें तुम्हारे भविष्य की चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने चुपचाप अपनी वसीयत बदलवा दी, जिसमें उन्होंने प्रॉपर्टी का 75% शेयर तुम्हारे नाम कर दिया और बचे हुए 25% शुभम के नाम। वो भी एक शर्त के साथ कि वो कोई फैसला तुम्हारे सिग्नेचर के बिना नहीं ले सकता था। जब ये बात दीदी को पता चली तो उन्हें ये नागवार था।
उन दोनों में इस बात को लेकर बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन सिंघानिया साहब नहीं माने। तब दीदी ने तब क्या क्या किया उन्होंने? सिंघानिया साहब का एक्सीडेंट उन्होंने ही कराया था। ये सुनकर अर्जुन के होश उड़ गए। कोई पैसे और पावर के लिए इस हद तक जा सकता है कि अपना ही सुहाग मिटा दे? अब उसकी आंखों में आंसू तक नहीं थे। वो सब कुछ बेसुध सा खड़ा होकर सुन रहा था। जीजा जी के जाने से दीदी के रास्ते का सबसे बड़ा कांटा निकल चुका था। बिजनेस में उनकी पहले से ही इन्वॉल्वमेंट थी। अब सिर्फ तुम्हें कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना रह गया था, जिसका रास्ता भी उन्होंने ढूंढ लिया था। अर्जुन उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखता है। प्रियंका के जरिए। प्रियंका तुम्हें पसंद करती थी। इसी बात को ढाल बनाकर वो तुम्हारी शादी प्रियंका से करवाना चाहती थी। उनका तुम्हारे ऊपर इतना अच्छा प्रभाव था कि उन्हें पूरा यकीन था कि तुम उनकी बात मान लोगे। आगे चलकर प्रियंका के जरिए वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेंगी और उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उनकी ये मंशा पूरी नहीं हो पाई क्योंकि तुमने उनके सामने रिया को लाकर खड़ा कर दिया। रिया का नाम सुनते ही अर्जुन बेचैन हो उठता है। ना चाहते हुए भी उन्होंने रिया को अपनाना पड़ा। धीरे धीरे रिया भी बिजनेस में इन्वॉल्व होती गई और दीदी खून का घूंट पीती गई। सब कुछ अपने हाथ से निकल जाने के डर से वो बौखला सी गई थी। तब उन्होंने और शुभम ने मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान? कैसा प्लान? शीला कुछ देर रुकती है, फिर बोलती है, तुम्हें मारने का। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं। जिसे बचपन से माँ बनकर पाला, उसके लिए मन में जरा सी भी भावना कभी नहीं आई। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ समय पहले रिया को ये सब बात पता चल गई थी। अरे ये मॉम कहाँ चली गई? उन्हें ये फाइल देनी थी। ऐसा करती हूँ, यहाँ रख देती हूँ, जब आएंगी तो वो खुद ही देख लेंगी। वो टेबल पर फाइल रखकर जाने लगती है। तभी उसकी नजर टेबल पर रखे कुछ पेपर्स पर पड़ती है। ये क्या है? वो उन पेपर्स को देखने लगती है। ये तो डैड की वसीयत है, पर दो अलग अलग वसीयत। एक में 75% शेयर अर्जुन का है और दूसरी में पूरा हिस्सा शुभम का। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे पता लगाना होगा इसके बारे में। वो मिसेस सिंघानिया को आते देख लेती हैं और पेपर्स वैसे ही रख देती है। अरे रिया, तुम यहाँ? हाँ, वो आपको ये ओब्रॉय प्रोजेक्ट की फाइल देनी थी। ओह, थैंक यू। रिया वहां से चली जाती है। मिसेस सिंघानिया की नजर वसीयत के पेपर्स पर पड़ती है। अरे ये पेपर्स शुभम ने यहीं छोड़ दिए। कितना लापरवाह है ये। अगर रिया की नजर इन पर पड़ जाती तो सारे किए पर पानी फिर जाता। दूसरी तरफ रिया उन पेपर्स के बारे में सोच रही थी। दो वसीयत, पर क्यों? कौन सी असली है और कौन सी नकली कैसे पता करूं? मॉम से डायरेक्ट पूछ लूं? नहीं, पता नहीं वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मुझे उन पर नजर रखनी होगी। अगले दिन से रिया मिसेस सिंघानिया पर नजर रखने लगती है। नजर रखने के दौरान उसे पता चलता है कि मिसेस सिंघानिया शुभम को सिंघानिया ग्रुप का एक लौता मालिक बनाना चाहती है। इन्हीं सब चीजों से जूझते हुए वो अपने कॉलेज टाइम के सीनियर पवन से मिलती है। पवन, अर्जुन के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जिस माँ को वो अपनी सगी से ज्यादा मानता है, उन्हें तो सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के हिस्से में दिलचस्पी है। इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ रिया? मैं तुमसे एज अ फ्रेंड हेल्प लेने आई हूँ। मैं नहीं चाहती कि मामला कोर्ट तक जाए या कुछ भी ऐसा हो जिससे उनके रिश्ते में दरार आए। देखो, वसीयत के खिलाफ अपील करने के 7 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका है कि अगर धोखाधड़ी या जालसाजी से नकली वसीयत बनवाई गई है, लेकिन जैसा कि तुम नहीं चाहती कि मामला कोर्ट तक जाए, तो तुम ये कर सकती हो कि उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करके उन्हीं से वो नकली वसीयत ले लो। उन्हें उनकी गलती का एहसास करवाओ। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, जैसा भी हो मुझे बताना। उस दिन के बाद से रिया मिसेस सिंघानिया पर नजर रखने लगी। इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो अर्जुन की शादी उससे नहीं बल्कि प्रियंका से कराना चाहती थी। एनिवर्सरी वाले दिन रिया पवन से मिलने जा रही थी, उसे इकट्ठा किए हुए सबूत दिखाने कि तभी उसे रास्ते में मिसेस सिंघानिया शुभम के साथ एक होटल में जाती हुई दिख गई। वो उनका पीछा करते हुए उस होटल में जाती हैं। वो पवन को भी वहीं बुला लेती है। मिसेस सिंघानिया और शुभम होटल के रूम में एक आदमी से बात कर रहे थे। मिसेस सिंघानिया उस आदमी से कहती है, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैंने तुम्हें एक तस्वीर भेजी थी अपने सौतेले बेटे की, जिसका नाम अर्जुन सिंघानिया है। तुम्हें उसका खून करना होगा, जल्द से जल्द। इसके लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी। ये सुनते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि जिस माँ को उसने और अर्जुन ने इतना प्यार दिया, वही आज अर्जुन की जान की बाजी लगा रही है। रिया खुद को रोक नहीं पाती और कमरे में चली जाती है। उसे देखकर मिसेस सिंघानिया और शुभम दोनों घबरा जाते हैं। मिसेस सिंघानिया घबराते हुए बोलती है, रिया, तो तुम यहाँ? हाँ मॉम, मैं यहाँ। सोचा नहीं होगा ना
कि मैं आ जाऊंगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी आप लोगों का ये रूप देखूंगी। सच बताइए, आपको एक पल के लिए भी अर्जुन में अपना बेटा नजर नहीं आया? उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना प्यार करते हैं वो आप लोगों से, और आप उसे ही मारने की साजिश रच रही हैं। छी, लेकिन मेरे होते हुए आप ऐसा नहीं कर पाएंगी। वो पास रखी टेबल से चिप निकालती है। इस चिप में आपकी सारी बातें की वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये सब मैं अभी अर्जुन को दिखाऊंगी। इसके अलावा भी मेरे पास ऐसे कई सबूत हैं जो आप दोनों की सारी करतूतें खोल देंगे। मिसेस सिंघानिया घबराते हुए बोलती हैं, रिया मेरी बात तो सुनो, हम बैठ के बात करते हैं। हाँ भाभी प्लीज। बैठने बिठाने का समय गया, आज मैं अर्जुन को सब बताऊंगी। वो वहां से चली जाती है। अरे तुम दोनों खड़े खड़े क्या देख रहे हो? रोको उसे वरना गजब हो जाएगा। वो सब रिया के पीछे जाते हैं। रिया होटल के बाहर बने गार्डन में आ जाती है। वो पीछे से उस गुंडे मिसेस सिंघानिया और शुभम को आते देख लेती है। वो एक पेड़ में बने छेद में उस चिप को छुपाकर वहां से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे वो लोग भी भाग रहे थे। वो भागते भागते पवन को फोन करती है। हेलो पवन। हाँ रिया, मैं बस पहुंचने ही वाला हूँ। रिया हाफते हुए बोलती है, मॉम को सब पता चल गया है। और कैसे? रिया उसे सब कुछ बताती है। तुम टेंशन मत लो और अपनी लोकेशन भेजो, मैं भी आता हूँ। रिया उसे अपनी लोकेशन भेजती है। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था और वो लोग एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए थे। रिया भी छुपते छुपाते बहुत थक चुकी थी। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी, फिर भी वो पूरी तरह से अपने इरादे पर टिकी हुई थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस गुंडे माइकल ने रिया को पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे। वो चिप कहाँ है रिया? मुझे दे दो। कभी नहीं, मैं वो चिप मैं आप लोगों को कभी नहीं दूंगी। तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारी इन हरकतों से डर जाऊंगी और अर्जुन को कुछ नहीं बताऊंगी? गलतफहमी है आप लोगों की। मैं अर्जुन को सब सच बताकर रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। मिसेस सिंघानिया मुस्कुराते हुए बोलती है, सही कहा तुमने, जान तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब जिंदा तो मैं तुम्हें अर्जुन के पास जाने नहीं दूंगी। तुम्हारी आत्मा भले आकर उसे कुछ भी बताए। वो जोर जोर से हंसने लगती है। साथ में शुभम भी हंसने लगता है। रिया 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 डार्लिंग, क्यों पड़ी तुम इस चक्कर में? कभी कभी ज्यादा जानना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुम जानना चाहती हो ना कि मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ या नहीं? तो सुनो, नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा सा भी नहीं। अरे वो तो बस एक जरिया था सिंघानिया ग्रुप की मालकिन बनने का। मैं भी इतने सालों से अच्छी माँ की एक्टिंग करते करते बोर हो गई थी। आज कितने दिनों बाद सुकून की सांस ले रही हूँ। और तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की और हमारी बातें सुनने की? अब सजा देनी पड़ेगी मुझे तुम्हें। हाँ, और वो हंसने लगती है। रिया उन्हें नफरत भरी निगाहों से देखती है। पुअर रिया, मरना था अर्जुन को, लेकिन अब मरोगी तुम। तुम सच में उससे बहुत प्यार करती हो, इसलिए तो उसके हिस्से की मौत भी तुम ले गई। वो ये कहकर माइकल को इशारा करती है। वो पीछे से उसे चाकू मार देता है और वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। तब पवन वहाँ आ जाता है कार से और रिया को इस हालत में देखकर हैरान रह जाता है। ये क्या किया आप लोगों ने? कानून आप लोगों को इस सब की सजा जरूर देगा। अबे चुप, कानून तो तब सजा देगा ना जब उन्हें कुछ पता चलेगा। माइकल पीछे से पवन को भी चाकू मार देता है। न जाने रिया ने वो चिप कहाँ छुपाई होगी। अगर किसी के हाथ लग गई तो हमारा सारा भांडा फूट जाएगा। चिल मॉम, भाभी और ये वकील दोनों मर चुके हैं, तो हमें अब ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिसेस सिंघानिया माइकल से कहती है, हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं, तुम इन दोनों की लाश को ठिकाने लगा देना, समझे? लेकिन जब भाई भाभी के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे? वो सब मैंने सोच लिया है, बस यहाँ से जल्द निकलो और घर पहुँचो। अर्जुन अंदर तक टहल कर रह जाता है। आपका मतलब है कि मिसेस रिया सिंघानिया माँ? नहीं, मैं ये नहीं मानता। रिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे आज भी है। मिस्टर अर्जुन, संभालिए खुद को। इन सब का आपस में क्या संबंध है? दीदी ये बात जानती थी कि अर्जुन रिया से बहुत प्यार करता है। उसका छोड़कर चला जाना अर्जुन को तोड़कर रख देगा। वो ये भी जानती थी कि अगर रिया की मौत की बात अर्जुन को पता चलेगी तो वो बात तह तक पहुंचने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। उनके पास बस एक ही रास्ता था कि किसी तरह ये साबित कर दे कि रिया अपनी मर्जी से उसे धोखा देकर किसी के साथ भाग गई है। पवन की पत्नी अनु बहुत लालची थी और साथ ही उसका किसी और आदमी के साथ चक्कर भी था।
इसी बात का फायदा उठाकर दीदी ने उसे पैसे देकर उसका मुंह बंद करा दिया और उसकी और पवन की तस्वीरों से मिलती जुलती पवन और रिया की तस्वीरें बनवा दी, ताकि यह साबित किया जा सके कि रिया और पवन के आपस में एक गलत रिश्ता था। रिडिक्युलस। उनके ऊपर किसी को कोई शक ना हो, इसलिए मेरे अकाउंट से 1 करोड़ रुपए उन्होंने अनु के अकाउंट में ट्रांसफर किए। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, आप हमें ये सब बातें खुद आकर क्यों बता रही हैं? शीला के चेहरे पर डर साफ दिखने लगा था। वो रिया का भूत। What? शीला रोते हुए कहती है, मैं सच कह रही हूँ, रिया का भूत आया था। उसने कहा कि अगर मैं सच नहीं बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेगी। और एक और बात, आरोही का एक्सीडेंट भी दीदी ने ही कराया था, क्योंकि उसे भी सब कुछ पता चल गया था और वो तुम्हें बताना चाहती थी। अर्जुन ये सुनकर हैरान रह जाता है। इसका मतलब कि आरोही की जान खतरे में है। इंस्पेक्टर, हमें तुरंत हॉस्पिटल चलना होगा। और मुझे लगता है कि रिया जिंदा है। इन सब से सच उगलवाने के लिए उसने ये सब किया है। आप ठीक कह रहे हैं। आप चलिए, मैं अभी अपनी पुलिस फोर्स लेकर आता हूँ। शीला को पुलिस हिरासत में ले लेती है। आरोही का ऑपरेशन हो चुका था और उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरी तरफ अर्जुन हॉस्पिटल के लिए निकलता है कि तभी उसका फोन बजता है। हेलो। उधर से जो आवाज आती है उसे सुनकर जैसे ही अर्जुन की मरती हुई आस फिर जग उठी थी। वो आवाज रिया की थी। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों से एक आंसू गिरता है। अर्जुन आंख बंद करके बोलता है, रिया, कहाँ हो तुम? बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं सह सकता मैं। प्लीज मेरे पास आ जाओ रिया, प्लीज। आऊंगी, तुमसे मिले बिना कैसे रह सकती हूँ। तुम हॉस्पिटल आ जाओ। और एक बात, मॉम और शुभम के खिलाफ सारे सबूत होटल ब्लू मून के गार्डन में राइट साइड लगे आम के पेड़ में चिप रखी हुई है। ठीक है, मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ और मैं अभी आ रहा हूँ। अर्जुन मन में खुशी भरकर हॉस्पिटल पहुंचता है और वो आरोही के वार्ड के बाहर कुछ भीड़ लगी देखता है। मिसेस सिंघानिया, शुभम, प्रियंका और डॉक्टर भी खड़े थे। अर्जुन भी उनके पास जाता है। क्या हुआ? अर्जुन, आरोही का वार्ड पता नहीं कैसे लॉक हो गया है, खुल ही नहीं रहा। वैसे तुम कहाँ गए थे? अर्जुन अपनी माँ की तरफ देखता है और जो कुछ भी शीला ने बताया वो सब उसके कानों में गूंजने लगता है। क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? देख रहा हूँ कि गिरगिट तो यूं ही बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलते हैं। मतलब? कुछ नहीं। मिसेस सिंघानिया मन में सोचती है, ये अर्जुन इस तरह से क्यों बोल रहा है? कहीं इसे कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, पता किसे चलेगा? रिया तो मर चुकी है और आरोही इस हालत में है कि कुछ नहीं बता पाएगी। अर्जुन दरवाजे के पास जाता है और खोलने की कोशिश करता है और उससे दरवाजा खुल जाता है। सब अंदर जाते हैं। आरोही को होश आ गया था। डॉक्टर उसे चेक करते हैं। अब ये खतरे से बाहर है। थैंक यू डॉक्टर। सिंघानिया और शुभम काफी परेशान हो जाते हैं उसे ठीक होता देखकर। मॉम, अब क्या होगा? अगर इस आरोही ने भाई को सब कुछ बता दिया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। डोंट वरी शुभम, अर्जुन हमसे बहुत प्यार करता है। वो ऐसे ही किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर लेगा। और मैं हूं ना, 4 आंसू गिराऊंगी और वो पिघल जाएगा। होप सो। तभी वहां इंस्पेक्टर खुराना आ जाते हैं। मिस्टर सिंघानिया एंड मिस्टर शुभम, यू आर अंडर अरेस्ट। व्हाट? ये क्या बदतमीजी है? आप शायद भूल रहे हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूल रहा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं उनसे बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी बहू और लॉयर मिस्टर पवन कुमार को मारने की कोशिश की, जिन्होंने अपनी बहू के चरित्र पर कीचड़ उछालकर पुलिस को गुमराह किया, जिन्होंने मिस्टर अर्जुन को जान से मारना चाहा, जिसकी वजह से मिस आरोही आज इस हाल में है। माइकल भी आपके साथ मिला हुआ था। आपने हॉस्पिटल में उसे आरोही को मारने के लिए भेजा था ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? तब तक वहां अर्जुन आ जाता है। मिसेस सिंघानिया अर्जुन के पास आती हैं। अर्जुन, देखा तुमने ये इंस्पेक्टर मेरे ऊपर कैसे कैसे इल्जाम लगा रहा है? तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। भला मैं क्यों तुम्हारे साथ ऐसा करूंगी? सही कहा आपने। भला आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी? काश ये सच होता। आपने तो माँ बेटे के रिश्ते को अपमानित कर दिया। पैसा चाहिए था, एक बार प्यार से बोल देती, मैं खुद आपको सब दे देता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? अर्जुन शुभम के पास आता है। और तूने भी सब में मॉम का साथ दिया। तुझे तो मैंने भाई से ज्यादा अपना बच्चा माना, लेकिन तुझे भी ये सब करने में जरा भी शर्म नहीं आई? ये सच नहीं है अर्जुन, कोई हमें फंसा रहा है बेटा। प्लीज बेटा मत कहिए, आपके मुंह से गाली लगती है। और वैसे भी मैडम, मिसेस शीला भाटिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। और मिसेस रिया ने जो रिकॉर्डिंग की थी आपके कन्फेशन की, वो भी हमें मिल चुकी है। तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है।
मॉम मॉम कैसे इन्वॉल्व है और ये सब क्या हो रहा है? अर्जुन उसे सब कुछ बताता है। आई एम सॉरी अर्जुन, मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। ये सच है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं कि किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करूं। जानता हूँ प्रियंका, तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मॉम को तो मैं छुड़वा दूंगा, अब तुम उनके साथ ही रहना। थैंक्स। इंस्पेक्टर खुराना मिसेस सिंघानिया, शुभम और माइकल को गिरफ्तार कर लेते हैं। पुलिस की टीम अनु को भी गिरफ्तार करती है। शाम का वक्त था। अर्जुन आरोही के पास बैठा हुआ था। आरोही बहुत धीमी आवाज में कहती है, अर्जुन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं जानता हूँ आरोही, जो तुम मुझे बताना चाहती हो। तुम बहुत अच्छी हो आरोही। मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। मेरे अपनों ने तो हद पार कर दी, लेकिन दोस्ती में मैंने धोखा नहीं खाया। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। रिया का फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या? हाँ, उसने मुझसे कहा कि मैं हॉस्पिटल पहुंचूं, वो मुझे वहीं मिलेगी, लेकिन पता नहीं वो अभी तक क्यों नहीं आई। मैं अभी उसे उसी नंबर पर कॉल करता हूँ। अर्जुन रिया को फोन मिलाता है, लेकिन कोई नहीं उठाता। अर्जुन काफी बार ट्राई करता है। ये रिया फोन क्यों नहीं उठा रही? तभी बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और उन दोनों को पायल की खनक सुनाई देती है। रिया, ये तुम ही हो ना? प्लीज मजाक मत करो, बहुत हो गया है सब, अब मैं और नहीं। प्लीज सामने आओ। अचानक से कमरे में बहुत तेज रोशनी होती है और रिया की आत्मा उन दोनों के सामने आ जाती है। अर्जुन एकदम सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। अर्जुन घबराई हुई आवाज में बोलता है, रिया, ये सब? रिया हल्का सा मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ अर्जुन, यही सच है, मैं अब नहीं हूँ। अर्जुन के पैर लड़खड़ा जाते हैं और उसके होश उड़ जाते हैं। मैं मर चुकी हूँ अर्जुन, अब मैं वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अगर तुम इस तरह से रहोगी तो मेरी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ अर्जुन। अर्जुन बस उसे देखे जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे। मेरी एक बात मानोगे? अर्जुन कुछ जवाब नहीं देता। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी हो। तुम आरोही का हाथ थाम लो। तुम ये? हाँ अर्जुन, ये मेरी आखिरी इच्छा है। इस दुनिया से जाने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी फिर से आबाद देखना चाहती हूँ। अगर तुम दुखी रहोगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, वो यूं ही भटकती रहेगी। आरोही के रूप में मैं ही तुम्हारे पास वापस आ रही हूँ अर्जुन। अर्जुन की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। रिया आरोही की तरफ देखती है। आरोही, क्या तुम मेरे अर्जुन का हाथ जिंदगी भर के लिए थामोगी? मैं जानती हूँ कि तुम मन ही मन उससे बहुत प्यार करती हो। क्या तुम उसे जिंदगी भर संभालोगी? मेरी और अर्जुन की कहानी तो किस्मत और हालात की वजह से अधूरी रह गई, लेकिन मैं चाहती हूँ हमारी अधूरी कहानी को तुम पूरा करो। अर्जुन का हाथ थाम कर। करोगी ना? आरोही अर्जुन की तरफ देखती है, जो आंखों में आंसू भरे बस रिया को देखे जा रहा था। वो रिया की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाती है। उसकी भी आंखों में आंसू थे। अर्जुन, आई लव यू एंड आई विल ऑलवेज लव यू। अपना ख्याल रखना और आरोही का भी। मेरे जाने का वक्त आ गया है, चलती हूँ। रिया की परछाई आंखों से ओझल हो जाती है। अचानक ही अर्जुन होश में आता है और घुटनों के बल बैठकर जोर से रोने लगता है। रिया प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज वापस आ जाओ। आरोही बेड से उठकर धीरे धीरे उसके पास आती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है और नाम में सिर हिलाती है। आज रिया की बरसी है, आज उसे पूरा 1 साल हो गया है आरोही, इसलिए मैंने पूजा रखवाई है घर में। तुम्हें कोई? कैसी बात कर रही हो अर्जुन? मुझे क्यों कोई परेशानी होगी? रिया हमारी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा है। उसी की वजह से आज हम साथ हैं। मैं उसकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। रिया की बरसी की पूजा हो जाती है। रात में अर्जुन और आरोही छत पर खड़े थे। एक बात कहना चाहता हूँ मैं तुमसे। कहो ना। तुम सच में रिया की परछाई हो। अगर तुम ना होती तो शायद मैं दोबारा कभी नहीं संभल पाता। थैंक यू सो मच। कैसे ना होती? मैं जानती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में मैं कभी रिया की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन। आरोही उदास हो जाती है। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, रिया की जगह सच में मेरी जिंदगी में कोई नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें वो जगह लेनी क्यों है? तुम्हारे लिए मेरे मन में एक अलग जगह है जो बहुत खास है, और तुम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। अर्जुन अपनी बाहें फैला लेता है और आरोही उसमें समा जाती है।
दूर आसमान में रिया की परछाई उन्हें यूं एक दूसरे के साथ देखकर मुस्कुरा रही थी। आज शायद सही मायने में ये अधूरी कहानी पूरी हुई थी।